बिना किसी हिचकिचाहट के दानव सम्राट, जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, ने अपना भाव बदल लिया। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। एक भयावह आभा तुरंत ही पूरे विश्व में फैल गई। एक काला और भयावह भाला अचानक पतली हवा से बाहर निकला। एक जहरीले सांप की तरह वह अत्यंत अजीब कोण पर चू फैंग की ओर झपटा। इस क्षण ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष फट गया हो। चू फैंग को तुरंत महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। यद्यपि वह दो मध्यम श्रेणी के प्रभु स्तर के बीमन विशालकाय जानवरों द्वारा संरक्षित था, फिर भी वह नग्न अवस्था में इस भाले का सामना कर रहा था। फिर, मानो चू फैंग के अनुमान को सत्यापित करने के लिए काला भाला लगातार टिमटिमाता रहा, मानो वह कोई स्थानिक छलांग लगा रहा हो। वह तुरंत चू फैंग के पास पहुंचा। इस दर पर, यह आसानी से बीमन विशालकाय जानवर को पार कर सकता है और चू फैंग को भेद सकता है। अंतरिक्ष भाला। चू फैंग हैरान रह गया। दानव सम्राट का क्षेत्र बहुत ऊंचा था। यहां तक कि एक प्रक्षेपण भी आसानी से इस तरह के अजीब हमले को अंजाम दे सकता है। इससे बचाव करना असंभव था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी लाचारी में चू फैंग केवल सबसे आदिम और मूर्खतापूर्ण तरीका ही चुन सकता था। उसने अपने आगे और पीछे खड़े दो बीमन विशालकाय जानवरों को कसकर दबा लिया। उनके विशाल शरीर आसानी से चू फैंग को घेर सकते थे। यह मांस पाई की तरह था। इस प्रकार, चाहे स्थानिक भाला किसी भी दिशा से आया हो, वह दो विशाल जानवरों से बच नहीं सकता था। यह सरल और सीधा था, लेकिन सबसे प्रभावी भी था। दानव सम्राट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी उंगली हवा में धीरे से घूम गई। अगले ही क्षण, स्थानिक भाला अचानक विकृत हो गया। यह वास्तव में चू फैंग के सिर पर सीधा गिरा। यद्यपि आगे एक बीमन विशालकाय जानवर था, फिर भी वह बिल्कुल नहीं रुका। एक क्षण में, वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। सिजल। काले रंग का भाला वास्तव में उसके सामने खड़े बीमन विशालकाय जानवर को छेदता हुआ निकल गया। सौभाग्य से, सामने वाला बीमन विशालकाय जानवर पृथ्वी के नियमों से संघनित था और उसे नुकसान का डर नहीं था। यह तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया। हालांकि, भाला बिना किसी शक्ति में कमी के चू फैंग की ओर बढ़ता रहा। खतरा। चू फैंग हैरान रह गया। वह बहुत हैरान हुआ। बीमन विशालकाय जानवर की शक्तिशाली ताकत के साथ भी, यह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि, चू फैंग के पास सोचने का समय नहीं था। इस समय, चू फैंग केवल बच सकता था। वो पागलों की तरह भाग गया, जीवन काटने वाले भाले के घातक प्रहार से बचे। चू फैंग को अच्छी तरह से पता था कि सीधे तौर पर प्रतिरोध करने की कोई उम्मीद नहीं थी। किसी को यह जानना था कि पृथ्वी बीमन विशालकाय जानवर की ताकत एक साधारण मध्य अवस्था के शिखर दिव्य भगवान से कम नहीं थी। लेकिन अब, वो दानव सम्राट के प्रक्षेपण से एक आकस्मिक हमले का भी सामना नहीं कर सकता था। यदि वो नश्वर बीमन विशालकाय जानवर होता, तो वो मौके पर ही मर जाता। चू फैंग का तो जिक्र ही न करें। अगर वह बच जाता तो भी उसके बचने की संभावना थी। अगर वह नहीं बचता तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती। उसने शीघ्रता से आकाश के धधकते पंखों को पूरी सीमा तक सक्रिय कर दिया। सौभाग्य से, एंजल ब्लडलाइन एसेंस की 20 बूंदें खाने का असर अभी भी था। अन्यथा, चू फैंग को भागने का अधिकार भी नहीं मिलता। वूश, वो तीर की तरह तुरंत हजारों मीटर दूर भाग गया। जैसे ही चू फैंग ने राहत की सांस ली, अचानक उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अचानक एक चुभने वाला दर्द प्रकट हुआ। वो पलटा। काला भाला छाया की तरह चू फैंग के पीछे पीछे चला। यह इतना तेज था कि यह आकाश के चमकते पंखों से भी धीमा नहीं था। भाले की नोक चू फैंग की पीठ पर भी दबाई गई थी। यदि चू फैंग थोड़ा भी धीमा होता तो निस्संदेह उसे छेद दिया जाता। धत्तेरी की। चू फैंग हैरान रह गया। उसने जल्दी से एंजल ब्लडलाइन एसेंस की 5 और बूंदें भर दी। उसकी गति फिर बढ़ गई। उसने अस्थायी रूप से भाला झटक दिया। हालांकि, एंजल ब्लडलाइन एसेंस की मात्रा सीमित थी। अगर वह उसका पीछा करता रहा तो अंततः उसका सार समाप्त हो जाएगा। फिर, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? यह पहली बार था जब उसने ऐसे हमले का सामना किया था जो उसकी गति के बराबर था। सामान्य युद्धों में, उन्होंने अपनी अद्वितीय गति का प्रयोग शत्रुओं से खेलने के लिए कब नहीं किया था? चू फैंग को लगा कि उसके हाथ सुन्न हो गए हैं। जीवन बचाने के विभिन्न तरीके उसके दिमाग में कौंधने लगे। वे बेकार थे। उनमें से कोई भी उपयोगी नहीं था। शायद सम्राट स्तर की कृपाण की मंशा उसे इस भाले को रोकने में मदद कर सकती थी। आखिरकार, यह महान सम्राट स्तर की गहनता थी, लेकिन अभी आत्म विनाश क्षेत्र से गुजरने के लिए, उसने पहले ही इसे अस्थायी हाइबरनेशन में डाल दिया था। चू फैंग खुद को थप्पड़ मारना चाहता था,
उसे अभी दौड़कर उसके पीछे भागने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए था। लानत है, कौन जानता था कि दानव पुत्र एरक्यू के पास अभी भी अपने पिता के बॉस स्तर का तुरुप का पत्ता है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? चू फैंग ने मन ही मन कोसा। हालांकि वो केवल भागता ही रह सका, उसने अपनी जान बचाने का कोई उपाय सोचा। हालांकि जब दानव सम्राट ने देखा कि वह लंबे समय तक चू फैंग को नीचे नहीं ले जा सका था, तो वह हैरान रह गया। हालांकि उसने धीरे से अपनी उंगली फिर से हिला दी। छोटा दोस्त वाकई असाधारण है, लगता है मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उसने ये कहा, भाले की गति पुनः बढ़ गई। चू फैंग का चेहरा हरा हो गया। लानत है, क्या इसमें और तेजी आ सकती है? लानत है, यदि आप गति बढ़ा सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अधिक से अधिक, मैं एंजल ब्लडलाइन एसेंस के इस हिस्से को छोड़ दूंगा और अंत तक आपसे लड़ूंगा। चू फैंग निर्दयी हो गया। उसने शेष बचे एंजल रक्तसार को एक ही बार में निगलने की योजना बनाई। चू फैंग को याद आया कि उसके आकाश के धधकते पंखों में एक और मारक विशेषता थी। रैंक की अनदेखी करें और घातक हमला शुरू करें। बस बात यह थी कि इसकी संभावना कम थी। इसके अलावा वो यह नहीं जानता था कि मास्टर भगवान के रक्तसार का यह हिस्सा दानव सम्राट के प्रक्षेपण जैसे एक अद्वितीय विशेषज्ञ को मारने का समर्थन कर सकता है या नहीं। हालांकि चू फैंग को पहले ही एक मृत अंत में मजबूर किया गया था। चू फैंग संतुष्ट नहीं होगा अगर वो इसे एक मौका नहीं देता। यदि वास्तव में कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो उस भयानक गति से दानव पुत्र एरक्यू को मार सकता था। यदि समनकर्ता की मृत्यु हो गई, तो शायद दानव सम्राट का प्रक्षेपण नष्ट हो जाएगा। यदि यह काम नहीं भी करता, तो भी उसे मरने से पहले दानव सम्राट के जैविक पुत्र को अपने साथ नीचे खींचकर ले जाना था। एक निराशाजनक स्थिति का सामना करते हुए चू फैंग में अपनी जान जोखिम में डालने का साहस कभी कम नहीं हुआ। जैसे ही चू फैंग सब कुछ खत्म करने की योजना बना रहा था, अचानक दुनिया में एक परिवर्तन हुआ। धमाका, धमाका। एक क्षण में आकाश में फिर से अनगिनत बिजलियां चमकने लगी। यह उस समय से भी 100 गुना अधिक भयंकर था जब दानव सम्राट का प्रक्षेपण नीचे उतरा था। दुनिया बिखर गई। यह सचमुच टूट गया था। धीरे धीरे एक विशाल काला छेद दिखाई देने लगा। यह कोई स्थानिक दरार नहीं थी, इसके बजाय यह एक अथाह ब्लैक होल की तरह था जो सब कुछ निगल सकता था। क्या चल रहा है? इस घटना से हर कोई हैरान था। हालांकि उन्हें अचानक प्रकट हुए ब्लैक होल का खतरा महसूस नहीं हुआ। जब सभी लोग हैरान थे, अचानक ब्लैक होल की गहराई से एक सुस्त बूढ़ी आवाज गड़गड़ाती हुई आई। दानव जाति के साथी ताओवादी, तुम्हें मेरे राजवंश ने आमंत्रित नहीं किया था। तुम्हारी ताकत के कारण तुम्हें इस जगह में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। ये राजवंश का नियम है। जहां से आए हो वहां वापस जाओ। जैसे ही वह बोल रहा था, ब्लैक होल की गहराई में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया, जो अंतहीन कानूनों से घिरा हुआ था। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और आधा सोया हुआ लग रहा था। लेकिन अगले ही पल अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ इस साधारण लापरवाह बूढ़े आदमी ने वास्तव में उस काले भाले को हटा दिया जो चू फैंग का पीछा कर रहा था। ये खाने पीने जितना ही आसान था। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे स्थिर खड़ा हो गया। उसने अस्त व्यस्त चू फैंग पर नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि चू फैंग का जबड़ा लगभग खुला रह गया। धत तेरी की! क्या ये छिपे हुए निर्देशांकों में स्थित वह लापरवाह बूढ़ा आदमी नहीं था? वो मूर्ख व्यक्ति जिसे उसके द्वारा अनगिनत बार धोखा दिया गया था? हे भगवान, क्या आप इतने मजबूत हैं? चू फैंग कुछ भी निगलने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उसे पता होता कि यह आदमी इतना शक्तिशाली है, तो वह इतनी निर्लजता से बात करने की हिम्मत न करता। इस समय दुनिया के दो विशेषज्ञों ने चू फैंग को नजरअंदाज कर दिया। उनकी आंखें मिली और प्राकृतिक व्यवस्था की बढ़ती शक्ति उमड़ पड़ी। लापरवाह बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया और फुसफुसाया, क्या यह हो सकता है कि आप देव राजवंश द्वारा निर्धारित नियमों को भड़काना चाहते हैं? दोनों अद्वितीय विशेषज्ञ एक दूसरे पर तलवारें तानकर खड़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि दानव सम्राट विश्व के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। जहां तक उस लापरवाह बूढ़े आदमी की बात है, हालांकि वो शुरुआती मैदान में केवल एक उच्च स्तरीय एनपीसी था, वो पूरे शुरुआती मैदान में कानूनों की शक्ति के समर्थन से और भी अधिक भयानक रूप से शक्तिशाली था। वहां खड़े होने मात्र से ही ये दोनों संपूर्ण विश्व के केंद्र प्रतीत होने लगे। उस लापरवाह बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में दोहराया, साथी दाओवादी, मुझे उम्मीद है कि तुम वापस वहीं जा सकोगे जहां से तुम आए हो। अन्यथा मैं तुम्हारी सच्ची भावना को पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूं। दानव सम्राट मंद मंद मुस्कुराया। सिर्फ तुम्हारे साथ।
या फिर उस शुरुआती जमीन के साथ जो लंबे समय से शांत हो गई है? दानव सम्राट अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे शांत और उदासीन खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया उसके सामने ढह भी जाए तो भी उसके हाव भाव नहीं बदलेंगे। लापरवाह बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम एक बार कोशिश करके देख सकती हो। मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो। ये सोचना कि तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में पैदा हो सकता है, कितना प्रभावशाली है। बात बस इतनी है कि चाहे ये दुनिया कितनी भी शांत क्यों ना हो, इसे आपकी सच्ची भावना का एक छोटा सा अंश भी पलट नहीं सकता। दानव सम्राट मंद मंद मुस्कुराया, साथ ही दाऊवादी की बात सही है। ये सच्ची भावना अभी भी उपयोगी है। इसे यहां बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे भूल जाओ, मैं पीछे हट जाऊंगा। सभी को आश्चर्य हुआ कि दानव सम्राट ने वास्तव में ऐसा कुछ कहा था। उन्होंने सोचा था कि एक अद्वितीय युद्ध अवश्यंभावी था, लेकिन दानव सम्राट वास्तव में पीछे हट गया। बिना किसी हिचकिचाहट के, हर कोई उलझन में था। उसने स्वीकार किया कि वह हीन था या अपनी ताकत बचाए रखे। उसकी असली आत्मा कोई साधारण प्रक्षेपण नहीं थी। एक बार खो जाने पर यह उसके मुख्य शरीर को प्रभावित कर सकती थी। ये दानव सम्राट की भी शंका हो सकती है। लेकिन इस समय दानव पुत्र एरक्यू अब और शांत नहीं बैठ सका और जल्दी से बोला, पिताजी, चू फैंग और पूर्वज दानव जाति के मास्टर भगवान के बचे हुए शरीर का क्या होगा? दानव सोन एरक्यू को वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरी क्षण में एक और दुर्घटना घट गई। उसने सोचा था कि अगर वह अपने पिता जैसे अस्तित्व को चू फैंग को मारने के लिए आमंत्रित करता है तो क्या वो सफल नहीं होगा? अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी चू फैंग के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। ये दानव सोन एरक्यू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्यों? चू फैंग को मारना इतना मुश्किल क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसका शत्रु बनने के लिए ही नियत था? जब दानव सम्राट ने ये सुना तो उसने अपने निराश बेटे की ओर देखा और वो ठंडा नहीं हुआ। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और मंद मंद मुस्कुराया। बच्चे, निराश मत हो। याद रखो, असफलता कभी बड़ी बात नहीं होती। जब तक तुम ऊपर चढ़ सकते हो, तुम्हारे पास हमेशा मौका रहेगा। यह अच्छी बात है कि चू फैंग जीवित है। यह आपके लिए भी एक प्रेरणा है। महान युग की लड़ाई की कुंजी प्रतिस्पर्धा में निहित है। लड़ो, लड़ो, इससे पहले कि वे पुराने लोग लौट जाएं। वर्तमान दुनिया अभी भी तुम्हारा रंगमंच है। असफलता से मत डरो। जब तक मैं हूं, चाहे तुम कितनी भी बार असफल हो जाओ, पिताजी इसे सहन कर लेंगे। दानव पुत्र एरक्यू को अपने सामने बुलाकर दानव सम्राट ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। दुनिया को डराने वाला दानव सम्राट इस समय वास्तव में एक दयालु पिता की तरह था। उसने अपने बेटे को सांत्वना दी और मंद मंद मुस्कुराया। चलो इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप पर चलते हैं। वहां वही है जो हम चाहते हैं। हमारे पास अभी भी एक मौका है। दानव पुत्र एरक्यू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें सम्मान से भर गईं। वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। मैं पिता की शिक्षाओं का पालन करूंगा। ये दृश्य देखकर चू फैंग की आंखें गंभीरता से भर गईं। उसके सामने बैठे दानव सम्राट ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला। ये ताकत का दबाव नहीं था, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति, मानसिक स्थिति, सभी पहलुओं में लेआउट का दबाव था। इस दुनिया में सब कुछ उसके नियंत्रण में लग रहा था। चू फैंग की राय में, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसमें हमेशा कोई न कोई कमजोरी अवश्य होगी। जब तक वह आगे बढ़ता रहा, चू फैंग को विश्वास था कि कोई रास्ता निकल ही आएगा। हालांकि ऐसे लगभग अजेय दुश्मन का सामना करते हुए चू फैंग को पहली बार शक्तिहीनता की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। क्या निकट भविष्य में पृथ्वी को ऐसे किसी शत्रु का सामना करना पड़ेगा? उसने एक गहरी सांस ली। चू फैंग थोड़ा घबरा गया। इस समय दानव सम्राट ने अचानक अपनी नजर चू फैंग की ओर घुमाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, इस समय दानव सम्राट की आंखों में हत्या की मंशा पूरी तरह से गायब हो गई थी। पहले वाली भयानक हत्या की मंशा अब वहां नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि दानव सम्राट अपनी इच्छानुसार अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसने चू फैंग की ओर दयालुता से देखा। एक बड़े व्यक्ति की तरह अपने छोटे भाई का सामना करते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। छोटे दोस्त, इस बार तुमने वास्तव में एक और विपत्ति को टाल दिया। ये स्वर्ग की इच्छा है। हर बार जब दुनिया बदलती है तो निश्चित रूप से दुनिया को जवाब देने वाले प्रतिभाशाली लोग होंगे। तुम्हारे जैसे विपत्ति के पुत्रों को ऐसा ही व्यवहार मिलना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सतर्कता नहीं छोड़ेंगे। किस्मत बहुत रहस्यमयी होती है। ये हमेशा किसी की किस्मत नहीं बदल सकती। पूर्ण शक्ति के सामने बाकी सब कुछ सिर्फ आईने में दिखने वाला फूल है।
कुछ देर रुकने के बाद दानव सम्राट ने अचानक अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। भूल जाओ, भूल जाओ। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उन्हें हमेशा दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है। मैं फिर से झुंझला रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मुझे ये समस्या कब हुई। इसे भूल जाओ, चलो इस बारे में बात नहीं करते। वैसे भी हम निकट भविष्य में फिर मिलेंगे। अथाह सील ढीली हो गई है। हमारी अथाह सेना पहले ही एकत्र हो चुकी है। इस बार हम दिव्य ग्रह के शिखर पर लड़ने के लिए अपने पूरे कबीले की ताकत का उपयोग करेंगे। अनगिनत वर्षों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने का समय आ गया है। इसलिए छोटे दोस्त, अगर तुम्हारे पास समय हो तो पृथ्वी पर अधिक बार आओ। अगर तुम देर से आए तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही चू फैंग की निगाहें तुरंत गंभीर हो गईं। सील टूटने ही वाली थी। समय की गणना करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह शीघ्र ही होने वाला था। हालांकि दानव सम्राट ने जानबूझकर उसे ये जानकारी क्यों बताई? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम टूटी हुई सील के साथ पृथ्वी पर आक्रमण करने का अवसर लें? उनमें से कुछ के प्रतिबंधों के बिना पृथ्वी की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए एबिस सेना का मुकाबला करना असंभव था। तो तुमने मुझे क्यों बताया? षड्यंत्र या दंभ? टू फैंग की निगाहें बहुत गंभीर थीं। उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। दूसरी तरफ दानव सम्राट ने सचमुच ये बात बहुत सहजता से कही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा की तरह थी। मैं जा रहा हूं, ऐसा कहकर उसने उस लापरवाह बूढ़े आदमी की ओर धीरे से अपने हाथ बढ़ाए। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, साथी दाववादी। अगले ही क्षण दानव पुत्र एरक्यू को उठाकर वे दोनों तुरंत ही उस स्थान से गायब हो गए। यह इतना तेज था कि चू फैंग के आकाश के धधकते पंख, जिसने एंजल रक्तसार की 25 बूंदें पी ली थीं, भी उससे कहीं अधिक घटिया थे। केवल स्तब्ध भीड़ ही पीछे रह गई थी। चू फैंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। आज बहुत सारी चीजें घटित हुई। कई बार जीवन और मृत्यु के बीच भटकने के बाद उसे अक्सर अप्रत्याशित आकृतियां दिखाई देती थीं। चू फैंग को बहुत दुख हुआ, विशेषकर दानव सम्राट चू फैंग को जो झटका लगा वह बहुत बड़ा था। उसने सोचा था कि उसमें काफी सुधार हो गया है। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा कोई बेहतर व्यक्ति मौजूद होगा। दानव सम्राट ने ये कैसे किया? क्या वह हमेशा रसातल में नहीं रहता था? क्या ब्लड सी स्पेस के नंबर 1 ने यह नहीं कहा था कि रसातल बंजर है और एक अद्वितीय विशेषज्ञ के जन्म का समर्थन करने में सक्षम नहीं है? लेकिन दानव सम्राट क्यों शक्तिशाली हो गया? चू फैंग इसका पता नहीं लगा सका। उसके हृदय में तात्कालिकता की भावना अचानक बढ़ गई। रसातल और पृथ्वी के बीच की सील टूटने वाली थी और दानव सम्राट बहुत शक्तिशाली था। उसे और पृथ्वी पर पूरी मानव जाति को इससे कैसे निपटना चाहिए? उसने एक गहरी सांस ली। चू फैंग समझ गया, ये पृथ्वी पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट हो सकता है। यदि वे बच गए तो भविष्य निश्चित रूप से सुखद होगा। यहां तक कि रसातल पर जवाबी हमला करना और पृथ्वी रसातल ग्रह पर कब्जा करना अब एक सपना नहीं था। महान युग के आने से पहले 2 दिव्य ग्रहों के साथ उनका भविष्य निश्चित रूप से असीम होगा। हालांकि यदि वे इसका सामना नहीं कर सके तो पृथ्वी पर मानव शाखा इतिहास से पूरी तरह से गायब हो जाएगी। मानव जाति का ग्रह पृथ्वी भी अपने मालिक बदल देगा और राक्षसों की दुनिया बन जाएगा। जहां तक चू फैंग और अन्य लोगों का सवाल है, उन्हें हमेशा के लिए मानव जाति के शर्म के स्तंभ पर थोप दिया जाएगा। यह ऐसा परिणाम था जिसे पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता था। चू फैंग ऐसी बात कभी नहीं होने देगा, इसलिए उसे कम समय में ही अधिक शक्तिशाली बनना पड़ा। भले ही वो दानव सम्राट से अधिक शक्तिशाली ना हो, फिर भी उसमें कम से कम लड़ने की ताकत तो होनी ही चाहिए। आज की तरह नहीं होना चाहिए, जब आदमी चूहे के साथ खेलती बिल्ली की तरह था। वो जवाबी हमला करने में असमर्थ था। वो भाग भी नहीं सकता था। चू फैंग की आंखें अत्यंत गंभीर थीं। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका लाभ क्या है। वो युवा था और लड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने का साहस रखता था। उसका भविष्य असीम था। हालांकि युवा होना एक अन्य पहलू में भी एक घातक कमजोरी थी। अपर्याप्त संचय, अपर्याप्त आधार। उन पुराने राक्षसों की तुलना में, जिन्होंने हजारों या लाखों वर्षों तक षड्यंत्र रचे थे, वो वास्तव में बहुत छोटा था। कभी कभी केवल गर्म खून ही पर्याप्त नहीं होता। वो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध कैसे जीत सकता था? इसलिए वर्तमान स्थिति में चू फैंग को दूसरा रास्ता खोजने की आवश्यकता थी। उनसे आगे निकलने का एकमात्र मौका शायद 9वीं कक्षा का आध्यात्मिक निवास था, जिसे उन्होंने कभी स्थापित नहीं किया था। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके बारे में चू फैंग निश्चित था कि दानव सम्राट के पास नहीं थी।
दानव सम्राट और यहां तक कि अनगिनत प्राचीन विशेषज्ञों को भी मात देना उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। इसके अलावा इस समयावधि के दौरान लगातार अंतहीन सूक्ष्म शक्ति को अवशोषित करने के बाद चूफैंग के डेंटियन के क्षेत्र लगभग छोटी सुनहरी फलियों से भर गए थे। जब 9 क्षेत्र पूरे हो गए तो चूफैंग के लिए 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित करने का प्रयास करने का समय आ गया। सफलता या असफलता की परवाह किए बिना उसे जोखिम उठाना ही था। अन्यथा जब वो पृथ्वी पर वापस आएगा तो वो दानव सम्राट से कैसे लड़ पाएगा? अपने मन में हजारों विचारों के साथ चूफैंग ने राहत की सांस ली। वो स्वयं को प्रोत्साहित करता रहा। चूफैंग को बहुत बेहतर महसूस हुआ। कम से कम वो निराश तो नहीं था। एक समय में एक ही कदम उठाना था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस यात्रा के लाभों को प्रारंभिक स्थल तक अधिकतम कैसे पहुंचाया जाए। वह अंतिम मिशन को पूरा करने का इनाम और गार्जियन की उपाधि दोनों चाहता था। वो शांत हो गया। चूफैंग की लड़ाकू भावना फिर से जाग उठी। वो पलटा। आसमान में वो बूढ़ा आदमी चुपचाप ब्लैक होल में गायब हो गया था। जब से वो दिखाई दिया था तब से लेकर जब तक वो चला गया था, इस पुराने परिचित ने चूफैंग से एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने जो कुछ देखा वो अस्पष्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन नियमों के कारण वो बोल नहीं पा रहा था। चूफैंग को समझ में आ गया कि यह आदमी मूलतः स्टार्टिंग ग्राउंड में एक एनपीसी था। उसे जो कुछ भी करना था, उसे एक निश्चित नियम का पालन करना था। उसने आगे कुछ नहीं सोचा। चूफैंग ने उस स्थान को देखा जहां मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आत्मविनाश किया था। इस समय आत्मविनाश से उत्पन्न ऊर्जा की लपटें बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। हालांकि वहां एक विशाल स्थानिक दरार थी जो सैकड़ों हजारों मील तक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगली जानवर अपना शिकार चुन रहा हो। जो भी प्राणी उसके पास से गुजरता, उसे वो बेरहमी से खा जाता। अगर चूफैंग पार करना चाहता था तो वो केवल एक चक्कर लगा सकता था। थोड़ा सा आगे यू और अन्य लोग दानव आत्मा जाति के बुजुर्गों से लड़ रहे थे। दानव आत्मा जाति के बचे हुए सदस्यों में 5 दिव्य प्रभु विशेषज्ञ थे और मध्य अवस्था के दिव्य प्रभुओं की कोई कमी नहीं थी। मानव आत्मा जाति और यू और अन्य की ताकत के साथ इसे एक बार में खाना वास्तव में मुश्किल था। सौभाग्य से चूफैंग का मामला पहले ही खत्म हो चुका था। वो अपने हाथों को मुक्त कर सकता था ताकि पीछे जाकर सहायता प्रदान कर सके। एल्डर कोम के नेतृत्व में दानव आत्मा जाति के लोग स्वाभाविक रूप से यह अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने तुरंत पागलपन से विरोध किया। यदि वे इससे भी देर से आते तो सचमुच वे जा नहीं पाते। ये देखकर यू और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की पूरी कोशिश की। चूफैंग को जब ये दृश्य पता चला तो उसे सोचने का समय नहीं मिला। उसने पूरी गति से गाड़ी चलाई और वापस भागा। मूल रूप से वे एक दूसरे से 10,000 मील से भी कम दूरी पर थे और वो एक पल में पहुंच सकता था। हालांकि स्थानिक दरार के अस्तित्व के कारण चूफैंग के पास चक्कर लगाने और वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो चिल्लाया, धैर्य रखो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। दानव सोन एयर क्यों पहले ही भाग चुका है। हम इन लोगों को फिर से भागने नहीं दे सकते। हाँ, यही मूल बात थी। वो मौत तक लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था, है ना? ये चूफैंग की शैली नहीं थी। रास्ते में चिंगारियां और बिजलियां चमक रही थीं। इससे पहले उसे दानव सम्राट द्वारा एंजल ब्लडलाइन सार की कुछ और बूंदें निगलने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे चूफैंग की वर्तमान गति हास्यास्पद रूप से तेज हो गई थी। यहां तक कि मध्य अवस्था में स्थित दिव्य भगवान भी केवल प्रतिबिंब ही देख सकते थे। जल्द ही चूफैंग वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यू और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ मिल गई है क्योंकि उनकी युद्ध की मंशा बढ़ गई है। चूफैंग ने उन्हें निराश नहीं किया। उसने अपना हाथ हिलाया। 2 बीमन विशालकाय जानवर युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। जहां तक उसकी बात है, वो लगातार दानव आत्मा जाति के बुजुर्गों को परेशान करने के लिए अपनी असामान्य गति पर निर्भर था। एल्डर कांग और अन्य लोग इस उपद्रव को सहन नहीं कर सके और थक गए। जल्द ही संतुलन बिगड़ गया। दानव आत्मा जाति के दिव्य भगवान विशेषज्ञ एक के बाद एक मर गए। चूफैंग के उत्पीड़न के तहत उन्हें आत्मविनाश का मौका भी नहीं मिला। कुछ समय पहले की बात नहीं है, एक दिव्य भगवान युग के शीर्ष पर खड़े एक बड़े शख्स थे। चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, वे निश्चित रूप से नेता थे। लेकिन आज ऐसे विशेषज्ञ घास की तरह एक के बाद एक मर गए। कुछ को तो चीखने का भी अधिकार नहीं था और वे चुपचाप मर गए। अंत में दानव आत्मा जाति के 5 शीर्ष विशेषज्ञों में से केवल एल्डर कांग ही बचा था। वो दुनिया में अकेला खड़ा था। उसकी आंखें मरने के दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं।
दूसरी ओर मानव आत्मा जाति के विशेषज्ञ सभी घायल हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी छिपाई नहीं जा सकी। कितना समय हो गया था? वे कितने समय से दानव आत्मा जाति द्वारा दमित थे? संसाधन छीन लिए गए थे, नई पीढ़ी हीन थी और उनके रहने की जगह कम हो गई थी। ऐसे दुष्चक्र में मानव आत्मा की दौड़ बद से बदतर होती जा रही थी। दानव आत्मा दौड़ एक पहाड़ की तरह थी जो हर किसी के ऊपर मजबूती से खड़ी थी। लेकिन आज किसने यह मानने का साहस किया कि उन्होंने वास्तव में 5 दानव आत्मा जाति के बुजुर्गों को मार डाला था? इसके अलावा कुल 7 लोग थे जो चू फैंग और अन्य के हाथों मारे गए थे। ये मानव आत्मा जाति के सभी सदस्यों के लिए एक अविश्वसनीय संख्या थी। यहां तक कि दानव आत्मा जाति के लिए भी यह एक पूर्ण क्षति थी। आज उसे सचमुच गर्व हुआ। जहां तक मानव आत्मा जाति के लोगों का सवाल है, वे अच्छी तरह जानते थे कि जो व्यक्ति उनके लिए दिखावा कर रहा था, वो बस वो युवक था जो कुछ ही दूरी पर बचे हुए रक्तवंश सार को गले लगा रहा था। उसका दिल इतना दुख रहा था कि वो रो रहा था। वो मानव जाति के महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे। हालांकि यह एक ऐसा लापरवाह व्यक्ति था जिसने सभी को इस असंभव से दिखने वाले मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। हर कोई घेरे के बीच में अलग थलग पड़े एल्डर कान को देख रहा था और उसका सिर काटने वाला था। इस समय चू फैंग ने अचानक अपना हाथ उठाया और जल्दी से कहा, रुको, अभी उसे मत मारो, यह आदमी उपयोगी लगता है। सभी लोग असमंजस में चू फैंग की ओर देखने लगे। चू फैंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसने बस अपनी आंखें घुमा लीं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। मैं बहुत क्रोधित हूं कि दानव पुत्र एर क्यों बच गया। अगर मैं उसे कुछ परेशानी नहीं पहुंचाता तो मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूं। सभी ने असमंजस में चू फैंग को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वो आदमी क्या कर रहा था। चू फैंग ने कुछ नहीं बताया, वो केवल जख्मी एल्डर कान की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। अरे, क्या तुम जीना चाहते हो? चू फैंग की बातें सुनकर मानव आत्मा जाति के लोग असमंजस में चू फैंग की ओर देखने लगे। यह एल्डर कान दानव आत्मा जाति का सच्चा नेता था। पिछले कुछ वर्षों में उसने मानव आत्मा जाति के अनगिनत विशेषज्ञों का वध किया था। उनके लिए इतना बढ़िया मौका पाना आसान नहीं था। क्या वह उसे छोड़ देगा? जुन फैंग हैरान था। जैसे ही वो बोलने वाला था, यू की तीखी निगाहों ने उसे पीछे धकेल दिया। वो केवल नाराजगी से अपना मुंह बंद कर सकता था। चू फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। वो बस अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा रहा। दूसरी ओर एल्डर कान की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अभी तो उसे लगा कि वो मर ही जाएगा। क्या वो बच पाएगा? आपका क्या मतलब है? एल्डर कान ने अपनी आंखें सिकोड़कर गहरी आवाज में पूछा। हालांकि वो कैदी बन चुका था, लेकिन एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ के रूप में उसकी गरिमा अभी भी बरकरार थी। वो स्वाभाविक रूप से दया की भीख नहीं मांगेगा। यदि वो जीवित रह सके तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन यदि वह नहीं भी रह सके तो भी कोई बात नहीं। इस सीमा तक खेती करने में सक्षम होने के लिए उन्होंने इसे बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। चू फैंग को इसकी परवाह नहीं थी और उसने साफ साफ कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैं बस दानव पुत्र एरक्यू के लिए परेशानी खड़ी करना चाहता हूँ। दानव पुत्र एरक्यू इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में चला गया है। मुझे डर है कि वह अकेले कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। वह शायद आपकी दानव आत्मा जाति की शक्ति उधार लेना चाहता है। मुझे यकीन है कि आप उस साथी के साथ काम करने का नतीजा जानते हैं। ये बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कबीले के लोग कब उसके हाथों बिक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम यही देखना चाहते हो, है ना? इसलिए मेरे द्वारा तुम्हारे खिलाफ साजिश रचे जाने की चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें वापस जाने दूं और दानव पुत्र एर क्यू के आज के बारे में विचारों को पूरी तरह से काट दूं, तो क्या ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा? चू फैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं? आप केवल उस स्क्रिप्ट का अनुसरण कर सकते हैं जो मैंने आपको दी है। एल्डर कान के चेहरे पर अत्यंत उदासी थी। वह नाक से नेतृत्व किए जाने की भावना से वास्तव में दुखी था। लेकिन वह तो कैदी था, वो क्या कर सकता था? यदि वह वापस जाकर अपने कुल के लोगों को दानव पुत्र एर क्यू की क्रूरता के बारे में चेतावनी दे सके और हजारों कुल के लोगों की जान बचा सके, तो अब कुछ शिकायतें सहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस समय ये देखकर कि एल्डर कान को प्रलोभन दिया गया था, चू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक एल्डर कान, है ना? आखिरकार आप हमारे दुश्मन हैं और आप काफी ताकतवर हैं। अगर हम आपको ऐसे ही वापस जाने देंगे तो क्या यह एक बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देने जैसा नहीं होगा और हम खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे?
एल्डर कोंग ने गहरी सांस ली, जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया हो, और चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? बस कह दो। मैं तो बस तुम्हारा कैदी हूं। मैं विरोध करने के लिए क्या कर सकता हूं? चू फैंग ने भौं उठाए। अच्छा, बिल्कुल सीधा सादा। उस स्थिति में मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आधी से ज्यादा साधना को अपन कर दो। बस इसे मुश्किल से दिव्य भगवान के स्तर की दहलीज पर रखो। आखिरकार इस ताकत के साथ मैं तुम्हें एक ही वार से मार सकता हूं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे लौटने पर क्या होगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम जी सकते हो, अगर तुम सहमत नहीं हो तो मर जाओ। चू फैंग ने खुलकर कहा। अगर दूसरा पक्ष सहमत न हो तो वो उसे मार ही सकता था। समझौते की कोई संभावना नहीं थी। जहां तक दानव पुत्र एरक्यू के लिए परेशानी पैदा करने की बात है, भविष्य में अभी भी अवसर होंगे। इसके अलावा चू फैंग ने ये काम मौके पर ही किया था। चूंकि दानव सम्राट ने अभी भी दानव पुत्र एरक्यू को शाही दरबार दिव्य महाद्वीप में जाने दिया है, इसलिए उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। शायद कोई ऐसा सौदा था जिसे दानव आत्मा जाति अस्वीकार नहीं कर सकती थी। भले ही उन्हें पता हो कि वे बाघ से उसकी खाल मांग रहे हैं, फिर भी वे इसे स्वीकार कर लेंगे। कोई भी निश्चित नहीं हो सका। इस प्रकार चू फैंग केवल दानव सोन एरक्यू को घृणा करना चाहता था। बेशक वो पूरी दानव आत्मा जाति को भी विभाजित कर सकता था। दानव आत्मा जाति एकजुट नहीं थी, क्या ये भी अलग अलग जनजातियों में विभाजित नहीं थी? किसी और बात का उल्लेख नहीं करना, अकेले एल्डरकान का कबीला ही संभवतः दानव पुत्र एरक्यू को मारने का इरादा रखता होगा। उसकी मदद करना तो दूर की बात है। कभी कभी ये बस कुछ अगोचर दरारें होती थीं। महत्वपूर्ण क्षणों में वे बहुत काम की हो सकती है। ये सब पता चलने के बाद चू फैंग को एल्डरकान की पसंद की परवाह नहीं थी। वो कोई भी विकल्प स्वीकार कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को एक शीर्ष मध्य स्तरीय लड़ाके को खोना बुरा नहीं था। अन्यथा भले ही वो व्यक्ति अपनी साधना को अभी बाधित कर दे, फिर भी वो भविष्य में उसे पुनः विकसित कर सकता है। बेशक इसमें शायद सैकड़ों वर्ष लगेंगे। एल्डरकान को स्पष्ट रूप से इसका अर्थ समझ में आ गया था। उसने एक गहरी सांस ली। अंततः उन्होंने समझौता करना ही उचित समझा। चाहे जो भी हो, अगर कोई जीवित रह सकता है तो कौन मरना चाहेगा? केवल जीने से ही आशा होगी। ये सोचते हुए उसने चू फैंग की उदासीन आंखों को देखा और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। हालांकि उसने खुद को शांत किया और कहा, मैं अपनी खुद की साधना को अपन कर दूंगा। यह अत्यंत अपमानजनक था, लेकिन वो इसे स्वीकार ही कर सकता था। धमाका। अगले ही क्षण एक जोरदार धमाके के साथ एल्डरकान एक पिचकी हुई गेंद की तरह हो गया और उसकी आभा अचानक कमजोर पड़ गई। अंत में उनकी आभा बमुश्किल दिव्य भगवान के स्तर पर रुकी। चू फैंग ने संतोष में सिर हिलाया। उन्होंने रास्ता बनाने की पहल की। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो वे वहां से चले गए। एल्डरकान बच गया था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। वो इतना दुखी था कि उसने कुछ भी नहीं कहा और चला गया। जीवित रहने के लिए शत्रु की दया पर निर्भर रहना वास्तव में कोई गौरवपूर्ण बात नहीं थी। वो तेजी से उड़ गया। चू फैंग ने सचमुच अपना वादा निभाया। वो उसे भागते हुए देखता रहा। उसके बगल में जुन फैंग अंततः खुद को रोक नहीं सका और बुदबुदाया, क्या उसे इस तरह जाने देना वास्तव में अच्छा है? दानव आत्मा जाति के पास अपनी लड़ाकू शक्ति को जल्दी से ठीक करने का कोई साधन हो सकता है? उस समय वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु होगा। चू फैंग को इस बच्चे से कोई परेशानी नहीं थी। दानव आत्मा जाति के खतरे की तुलना में वो दानव पुत्र एरक्यू के बारे में अधिक चिंतित था। लेकिन जब सभी ने सोचा कि यह मामला खत्म हो गया है, तब तक एल्डरकान पहले ही सैकड़ों हजारों मील उड़ चुका था। दूर तक देखने पर उसे केवल एक काला बिंदु ही दिखाई दिया। लेकिन इस समय एक अचानक परिवर्तन घटित हुआ। अचानक बिजली की एक चमकदार शक्ति ने एल्डरकान के सिर को एक तेज ब्लेड की तरह काट दिया। दूर से ही एल्डरकान इस घातक प्रहार का प्रतिरोध नहीं कर सके और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये दृश्य देखकर सचमुच सभी की उम्मीदें बढ़ गईं। एल्डरकान, जो अभी अभी बचकर भागा था, वास्तव में मारा गया। चू फैंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और उस काले से व्यक्ति को घूरता रहा। दानव पुत्र एरक्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आसपास घात लगाए बैठे होगे। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। वह काली आकृति उदासीनता से घूमी। ये दानव पुत्र एरक्यू का ठंडा चेहरा था। सैकड़ों हजारों मील दूर से उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि चू फैंग और अन्य लोग उसे पकड़ लेंगे। चूंकि मुझे पता है कि आप मेरे और दानव आत्मा जाति के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं, तो मैं कुछ न करने की क्या सोच सकता हूं।
इस बारे में बोलते हुए मुझे एल्डर कान को अपनी खुद की साधना को अपन करने देने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा, अन्यथा उसे मारना थोड़ा मुश्किल होगा। चू फैंग ने भौहें उठाई, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो हंस पड़ा। मुझे लगता है कि महामहिम की वर्तमान ताकत को देखते हुए यह शायद कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? तुम मुझे दानव सम्राट की सच्ची आत्मा की आभा का एहसास कराते हो। शायद दानव सम्राट वो शक्ति वापस नहीं लाया जो वो अभी अभी अपने साथ लाया था, है ना? मुझे लगता है उसने ये सब तुम्हें दे दिया। आस्क जैसा कि दानव सम्राट से उम्मीद थी, उसके पास बहुत सारी तरकीबें हैं। तार्किक रूप से कहें तो इस तरह की बलपूर्वक स्थापना विधि में कई कमियां हैं, लेकिन यह आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है, केवल आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है। चू फैंग द्वारा उसके रहस्य का खुलासा होने के बाद दानव पुत्र एर क्यू के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने मूलतः अपनी बढ़ती ताकत को तुरुप के पत्ते के रूप में छिपाने की योजना बनाई थी। उस समय वो चू फैंग को अचंभित कर देगा, लेकिन किसने सोचा होगा? उसने सैकड़ों हजारों मील दूर से केवल एक बार हमला किया था, लेकिन चू फैंग को पहले ही पता चल गया था। क्या इस आदमी की नाक कुत्ते जैसी थी? क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं था? धत तेरी की, दानव पुत्र एर क्यू ने उदास भाव से चू फैंग को देखा। ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता? कितना कठिन प्रतिद्वंद्वी है। दानव पुत्र एर क्यू फिर से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरी ओर चू फैंग भी दानव सम्राट के स्वर्ग विरोधी तरीकों से हैरान था। ऐसा कब से हो रहा था? कुछ ही क्षणों में दानव पुत्र एर क्यू दिव्य भगवान के दायरे की दहलीज से मध्य अवस्था के दिव्य भगवान तक पहुंच गया था। इसके अलावा ये बिना किसी दुष्प्रभाव के एक सुधार था। ये बहुत भयानक था। बेशक चू फैंग का मानना था कि दानव सम्राट ने काफी कीमत चुकाई होगी। हो सकता है कि उसने अपनी सच्ची आत्मा की जो किरण उतरी थी उसे सीधे ही खत्म कर दिया हो। अन्यथा दानव पुत्र एर क्यू में दानव सम्राट की सच्ची आत्मिक आभा नहीं होगी। शायद यही एक अच्छे पिता का महत्व था। चू फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। वास्तव में दूसरी पीढ़ी के ऐसे उत्तराधिकारी के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते थे। आप प्रतिभाशाली हैं, आपके पास अच्छे अवसर हैं और अच्छी रणनीतियां हैं, लेकिन आप उसके पिता को मजबूत होने से नहीं रोक सकते। एक अच्छे पिता के साथ मिलकर वो सभी कठिनाइयों पर विजय पा सका। चू फैंग ने अपने हाथ फैलाए। चू फैंग अचानक उग्रता से बुदबुदाया। बस तुम इंतजार करो, जब हम पृथ्वी पर वापस आएंगे तो मैं तुम दोनों को एक साथ मार डालूंगा। इस समय दानव पुत्र एर क्यू की आवाज राजसी लग रही थी। हालांकि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा अभी शुरू हुई है। मैं इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर दानव पुत्र एर क्यू बिना किसी अनिच्छा के चला गया। उस पल उसे इसकी परवाह नहीं थी कि चू फैंग क्या कहेगा। आज के बदलावों ने उन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला था। इस आपदा के बाद दानव पुत्र एर क्यू बहुत बदल गया था। वो अधिक स्थिर, संयमित और कम प्रोफाइल वाला हो गया था। इसे दानव आत्मा जाति के एल्डर कान को चुपचाप छिपकर हत्या करते हुए देखा जा सकता है। इन दानव आत्मा जाति के बुजुर्गों को लौटने के बाद अपनी योजनाओं को बर्बाद न करने देने के लिए दानव पुत्र एर क्यू ने उन्हें बिना दया के मार डाला, भले ही वे उसके पूर्व साथी थे। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वो निश्चित रूप से चू फैंग को परेशान नहीं करेगा और बिना किसी निशान के तुरंत भाग जाएगा। वो चू फैंग को उसका पीछा करने का कोई मौका नहीं देगा। चू फैंग के पास यू ने अपने होंठ बंद किए और उसकी ओर देखा। अरे, क्या तुम्हारी योजना विफल हो गई? वो पहले ही मारा जा चुका था। अब जब वह मर चुका है तो कोई सबूत नहीं है। क्या दानव आत्मा जाति फिर से दानव पुत्र एर क्यू द्वारा मूर्ख नहीं बनाई जाएगी? आप क्या करने जा रहे हैं? चू फैंग ने कंधे उचका दिए। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता। हालांकि मैंने अभी अभी ये दृश्य रिकॉर्ड किया है। यू ने अपनी आंखें घुमाई। इसका क्या फायदा? हमारे स्तर पर क्या वीडियो को नकली बनाना बहुत मुश्किल है? फिर दानव पुत्र एर क्यू पूरी तरह से पीछे हट सकता है और इसे नकार सकता है। आप क्या कर सकते हैं? चू फैंग ने सहजता से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस संदेह का बीज बोना है। क्या आपको लगता है कि दानव आत्मा जाति दानव पुत्र एर क्यू की पूरी तरह से मदद करेगी या करने की हिम्मत करेगी? इस बिंदु पर चू फैंग अचानक रुक गया। उसने अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य में जमीन पर खड़ा हो गया। अरे, क्या हुआ? क्या तुम पर दानव सोन एर क्यू ने घात लगाकर हमला किया था? यू ने चू फैंग की ओर देखा, जो अचानक असमंजस में पड़कर हिलना बंद कर दिया था। चू फैंग को यू की चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी और उसने कुछ ऐसा कह दिया जो समझ से परे था।
ऐसा लगता है कि तुम उससे बहुत नफरत करते हो, यहाँ तक कि मरने के बाद भी तुम नहीं चाहते कि उसे आसानी हो। वो क्या है? यू चू फैंग को धक्का देने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है, मुझे मत बताओ कि तुम दानव पुत्र एरक्यू के कब्जे में थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं परिवार से पहले धार्मिकता को रखूं और तुम्हें तुरंत मौत दूं? इससे पहले कि यू बोलना समाप्त कर पाता, चू फैंग ने उसे बाहर निकाल दिया। चले जाओ, मैं ठीक हूं। तो फिर तुमने अभी क्या किया? यू को कोई आपत्ति नहीं हुई और वो उत्सुकता से पूछने के लिए वापस उड़ आया। अपने खुश चेहरे को देखो, क्या खुशखबरी है? चू फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ हाथ हिलाया। उसकी हथेली पर एक पुराना गहरा सुनहरा चिन्ह हवा से प्रकट हुआ। उस पर एक बड़ा सा शब्द लिखा था, राक्षस। इस समय जुन फैंग ने आश्चर्य से कहा, ये दानव आत्मा कबीले का स्तर एक एल्डर टोकन है। कबीले में उच्च प्रतिष्ठा वाले केवल कुछ शीर्ष श्रेणी के बुजुर्ग ही इसे धारण करने के योग्य है। ये टोकन दानव आत्मा कबीले में अनगिनत वर्षों से चला आ रहा है। ये दानव आत्मा कबीले के सर्वोच्च टोकन के रूप में भी विकसित हुआ है। दानव आत्मा कबीले में इसका बहुत बड़ा अधिकार है। जिसके पास ये टोकन है, उसके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यह टोकन एल्डर से जुड़ा हुआ है। अगर एल्डर मर जाता है तो टोकन अपने आप क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हमारी मानव आत्मा जाति और दानव आत्मा जाति ने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमें कभी भी एक भी नहीं मिला है। चू फैंग, ये तुम्हें कहां से मिला? आसपास की भीड़ की हैरान निगाहों को देखते हुए चू फैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, एल्डर कांग ने इसे अभी अभी मुझे दिया है। क्या? वो कैसे संभव है? बकवास बांधकर सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। यू ने मजाक उड़ाया, वो मर चुका है। क्या उसने तुम्हें सपने में ये चीज दी थी? चू फैंग ने फीकी मुस्कान के साथ यू की ओर देखा, जिससे वो इतना डर गया कि वह कांप उठा और जल्दी से चुप हो गया। उस समय चू फैंग ने आगे कहा, ये वास्तव में एल्डर कांग की ओर से एक उपहार है। हालांकि उसे अभी अभी दानव पुत्र एरक्यू ने मार डाला था, लेकिन ये टोकन एक दिव्य वस्तु प्रतीत होता है। एल्डर कांग की सच्ची आत्मा का एक अंश उसके अंदर छिपा हुआ था और उसने दानव पुत्र एरक्यू की पहचान को चकमा देकर उसे जीवित रहने में मदद की। हालांकि उसकी असली आत्मा टोकन में कैद थी और वह ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। स्टार्टिंग ग्राउंड से खुद भागने की बात तो दूर, मुझे डर है कि यह जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एल्डर कांग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अभी भी दानव पुत्र एरक्यू से बदला लेना चाहता था और अपने कबीले के लोगों को चेतावनी देने के लिए अपनी जाति में वापस लौटना चाहता था। वो अब मर नहीं सकता, इसलिए उसने मेरे पास आने और मुझसे मदद मांगने का एक तरीका सोचा। चू फैंग जब बोल रहा था तो उसे लगा कि यह कुछ जादुई है। उसके शत्रु ने उसकी जान बचाने के लिए रोया और चिल्लाया था। दुनिया बदल गई है। जुन फैंग हैरान था, ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्डर कांग के पास ऐसा सर्वोच्च टोकन क्यों है? अपनी ताकत के साथ वो दानव आत्मा जाति के शीर्ष 5 में भी स्थान नहीं पा सकता है। उसे यह नहीं मिलना चाहिए, है ना? चू फैंग ने अपने कंधे उचका दिए। तो फिर कौन जानता है, शायद उसका पिता भी अच्छा हो। तुम क्यों परवाह करते हो? ये सुनकर यू दिलचस्पी लिए बिना नहीं रह सका और जल्दी से पूछ लिया, और तो फिर मैंने एल्डर कांग की आवाज क्यों नहीं सुनी? उस समय चू फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया, मैंने उसे कुचलकर मार डाला। हर कोई अवाक था। मृत? चू फैंग ने खुद को सही किया। ओह, सटीक रूप से कहें तो सच्ची आत्मा में चेतना को मैंने ही मार डाला। सच्ची आत्मा का खोल अभी भी वहां है। यह एक नाजुक काम है, मैंने इसे लगभग गड़बड़ कर दिया था। यू ने असमंजस में पूछा, क्या आप नहीं चाहते थे कि यह आदमी वापस जाए और दानव आत्मा जाति को विभाजित करे? अब जब इस आदमी ने आपके दरवाजे पर दस्तक देने की पहल की है, तो आपने उसे फिर से क्यों मारा? यदि उसकी चेतना नष्ट हो गई तो उसमें और मृत्यु में क्या अंतर है? तो फिर वो कैसे वापस जा सकता था और दानव पुत्र एरक्यू पर आरोप लगा सकता था? चू फैंग की विचारधारा को कोई भी नहीं समझ सका। चू फैंग ने बहुत स्वाभाविकता से कहा, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मुझे नहीं पता था कि इस आदमी के पास पहले से यह टोकन था। मेरे पास उसे वापस रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब टोकन हमारे हाथ में है, तो उसका क्या उपयोग है? हमें एक महान शत्रु को क्यों छोड़ना चाहिए? ये टोकन जो दानव आत्मा जाति की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है और अभी का प्रक्षेपण, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दानव आत्मा जाति को हम जो भी कहते हैं उस पर विश्वास करना होगा? कुछ देर रुकने के बाद चू फैंग ने आगे कहा, और ये वास्तव में गौण है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना भेष बदलकर दानव आत्मा जाति के पास जाकर परेशानी खड़ी कर सकता हूँ।
यदि दानव पुत्र एरक्यू दूसरों को ठग सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा लगता है कि इन दानव आत्मा जाति के लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। किसी भी मामले में हमारे पास एल्डर कान की सच्ची आत्मा की आभा है। वर्तमान में चू फैंग एक भयावह और चालाक शिकारी की तरह अपने शिकार के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रच रहा था। मानव आत्मा जाति के विशेषज्ञ कांपने से खुद को नहीं रोक सके। सौभाग्य से यह आदमी एक इंसान था और उनमें से एक था। अन्यथा मानव आत्मा जाति ऐसे भयावह विचारों का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। चू फैंग को आसपास की भीड़ की हैरान निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। यह क्या था? ये तो बस एक बुनियादी कौशल था। वे सभी बिना किसी बात के हंगामा मचा रहे थे, मानो उन्होंने कभी दुनिया देखी ही न हो। अपने होठों को भींचते हुए उसने लापरवाही से अपने हाथ में रखा एल्डर टोकन हटा दिया। फिर उसने आसपास के लोगों की ओर देखा। मानव आत्मा जाति, शू वंजुआन, एल्डर ची जियाओ, यू और कंपनी को युद्ध शक्ति के दिव्य भगवान स्तर पर माना जा सकता है। यह वो शक्ति थी जो स्टार्टिंग ग्राउंड पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी। अब लड़ाई खत्म हो गई थी। चू फैंग को अपनी अगली कार्रवाई का कुछ अंदाजा था। क्यों नहीं, मैं इस तथ्य का लाभ उठाता हूं कि हर कोई संरक्षक मिशन को पूरा करने के लिए यहां है। चारों ओर इतने सारे निःशुल्क मजदूरों के रहते हुए उनसे काम न लेना उचित नहीं था, है ना? उसने सोचा कि कैसे उसने इतनी मेहनत की थी और 2 संरक्षक आकाशीय जानवरों, पवन और पर्वत को मारने के लिए लगभग अपनी जान गंवा दी थी। चू फैंग वास्तव में ऐसा अनुभव दोबारा नहीं करना चाहता था। अब उसके पास कुल 3 गुप्त कानून की कुंजियां थीं। वो गार्जियन मिशन के न्यूनतम मानक तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। चू फैंग ने कभी भी कानून की सभी 7 गुप्त कुंजियों को पूरी तरह से इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचा था। ये लगभग असंभव मिशन था। अतीत में इस संरक्षक मिशन को पूरा करने वाले सभी जीवों ने बिना किसी अपवाद के कानून की 4 गुप्त कुंजियां भी एकत्र की थीं। आखिरकार कुछ कानूनी कुंजियां ऐसी थीं जिन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन था। आकाश संरक्षक सूक्ष्म जानवर, प्रारंभिक भूमि में सबसे मजबूत सूक्ष्म जानवर, नीला दिव्य ड्रैगन। यह एकमात्र संरक्षक सूक्ष्म जानवर था जो कभी नहीं बदलेगा। हालांकि शुरू से अंत तक किसी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहले का सबक बहुत भयानक था। एक बार 3 उच्च स्तरीय दिव्य भगवान थे जिन्होंने एजियो दिव्य ड्रैगन को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। हालांकि 10 चालों से भी कम समय में तीनों उच्च स्तरीय दिव्य भगवान मर गए। उनमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं थी, उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयानक था। ऐसे भयानक अस्तित्व से कानूनों की आकाशीय गुप्त कुंजी कौन प्राप्त कर सकता है? चू फैंग को कभी कोई उम्मीद नहीं थी, कम से कम वर्तमान समय में तो कोई आशा नहीं थी। शेष बची स्टार सीक्रेट की ऑफ लॉस को सबसे रहस्यमयी सीक्रेट की ऑफ लॉस के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक कि उस बूढ़े आदमी द्वारा दी गई जानकारी भी अस्पष्ट थी। उसने जो बताया उससे तो ऐसा लग रहा था कि वह आकाश के तारों में हो सकता है। उसे वह कहां से मिल सकता है? दूसरे शब्दों में, वास्तव में हर किसी को कानून की 5 गुप्त कुंजियां प्राप्त करने की केवल कुछ ही उम्मीद थी। पृथ्वी, नदी, गरज, हवा, पर्वत, उनमें से पृथ्वी और नदी के संरक्षक सूक्ष्म जानवर सबसे शक्तिशाली थे। वे दोनों उच्च स्तरीय अधिपति थे। थंडर को फिर से दानवपुत्र एरक्यू द्वारा प्राप्त किया गया। इसलिए अब चू फैंग के लिए जो विकल्प बचा था वो वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। केवल नदी संरक्षक एस्ट्रल बीस्ट, पौराणिक रानी मेडुसा ही बची थी। चू फैंग ने पहले ही कानून की 3 गुप्त कुंजियां इकट्ठी कर ली थी। उसके लिए गार्जियन की महान उपाधि से मोहित न होना असंभव था। इसलिए शुरुआती मैदान छोड़ने से पहले वो रानी मेडुसा को मारने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो। बेशक चू फैंग को अकेले ऐसे उच्च स्तरीय एस्ट्रल जानवर को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि अगर वह अपने जीवन को जोखिम में डालता है तो चू फैंग की प्रारंभिक अवस्था की चरम दिव्य भगवान लड़ाकू शक्ति के साथ वो संभवतः उसके पास पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा। यह वो बीमन विशालकाय जानवर नहीं था जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और वह अपने सबसे कमजोर रूप में था। अपने चरम पर उच्च स्तरीय अधिपति सभी दबंग अस्तित्व वाले थे। इसके अलावा खुफिया जानकारी में रानी मेडुसा के पास एक अत्यंत कष्टकारी अलौकिक क्षमता थी, पत्थर बन जाना। चाहे किसी की युद्ध शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार जब वे उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी से घिर जाते तो वे बिना किसी प्रतिरोध का मौका दिए सीधे चट्टानों के ढेर में बदल जाते। चू फैंग अभी भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि क्या वो इस चीज से निपट सकता है। हालांकि अब स्थिति अलग थी। उसके सामने के साथियों में शक्तिशाली दिव्य भगवान युद्ध शक्ति थी।
दो बीमन विशालकाय जानवरों में दो मध्यम स्तर के प्रभुओं की लड़ाकू शक्ति थी। यू के नेतृत्व वाली दानव शिकार टीम में 10,000 स्रोत संरचना का संवर्धन था। उन्हें मध्य चरण दिव्य भगवान युद्ध शक्ति माना जा सकता है। शू वनजुआन और एल्डर ची जियाओ दोनों प्रारंभिक चरण के दिव्य भगवान क्षेत्र में थे। स्वयं के साथ साथ उनमें एक प्रारंभिक दिव्य भगवान की युद्ध शक्ति भी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मानव आत्मा जाति के 5 दिव्य भगवान विशेषज्ञ थे। उनमें मध्य स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा दिव्य भगवान थे। हालांकि एक भी उच्च स्तरीय दिव्य भगवान नहीं था, लेकिन रानी मेडुसा का शिकार करना असंभव नहीं था। बेशक शर्त यह थी कि उसे रानी मेडुसा के पेट्रिफिकेशन कौशल से निपटने का कोई तरीका सोचना था। अन्यथा चाहे कितने भी विशेषज्ञ उसे घेर लें और उस पर हमला कर दें, अंततः दोनों पक्षों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय सूचना का महत्व प्रदर्शित हुआ। चू फैंग के दिल में पहले से ही कुछ योजनाएं थीं। स्टार्टिंग ग्राउंड ने हमेशा एक सिद्धांत का पालन किया था, बचने की संभावना जरूर होगी। सब कुछ एक दूसरे के पूरक और विरोधी थे, यहां तक कि असाध्य प्रतीत होने वाले पेट्रिफिकेशन दिव्य कौशल का भी अभी भी अपना शत्रु था। हालांकि अभी चू फैंग को सभी को अपने साथ शिकार पर जाने के लिए राजी करने की जरूरत थी। वह हल्की खांसी करने लगा। इसने सबका ध्यान आकर्षित किया। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है तो आप सबकी क्या योजना है? दानव शिकार दल में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शायद चू फैंग का पीछा कर रहे थे। शू वनजुआन और एल्डर ची जियाओ ने एक दूसरे को देखा और सीधे कहा, भाई चू, अब आप कुलीन वर्ग के साथ हैं। अगर हम दोनों आपका अनुसरण करते हैं तो हम आपके लिए बोझ बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे मूल्यांकन मिशन पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम सीधे स्टार्टिंग ग्राउंड छोड़ सकते हैं। अब मेरे मालिक और बाकी लोगों को ढूंढने का समय आ गया है। तुम लोगों को देखो, हुआंगपू यू, डेमन सोन एरक्यू और तुम। उस समय हम में से कुछ लोग बराबरी पर थे। मेरी रैंकिंग तुमसे भी ज्यादा थी, लेकिन स्टार्टिंग ग्राउंड में आने के बाद मुझे लगा कि मैं तुम लोगों के बराबर नहीं पहुंच सकता। मैंने इसका सारांश दे दिया है। मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मुझे अपने मास्टर बिंग याओ की याद आती है। शू वनजुआन की बातें सुनकर चू फैंग अवाक रह गया। यदि बिंग याओ ने आपकी बातें सुनी तो यह अजीब होगा यदि वह आपको, अपने विद्रोही शिष्य को मार न डाले। वो इस आदमी से परेशान नहीं हो सकता था। किसी भी मामले में चू फैंग को लगा कि अगर वो अंत में उससे मदद मांगेगा तो यह आदमी मना नहीं करेगा। जहां तक मानव आत्मा जाति के 5 लोगों का सवाल है, वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन चू फैंग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या सोच रहे थे। क्या वे उसकी मदद करने को तैयार होंगे? विशेषकर जुन फैंग के साथ उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। उसने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ये थोड़ा कठिन था। इसके बारे में सोचने के बाद चू फैंग ने सीधे बात करने का फैसला किया। अगर वो आदमी मदद करने को तैयार होता तो वो इस उपकार को याद रखता। अगर वो तैयार नहीं होता तो कोई बात नहीं, वो कोई रास्ता निकाल लेता। ऐसा नहीं था कि उसके पास मौका नहीं था। वो हल्की खांसी करने लगा। चू फैंग ने सीधे कहा, यह इस तरह है, मुझे अभी भी एक एस्ट्रल बीस्ट का शिकार करने में आपकी मदद की जरूरत है। ये बहुत शक्तिशाली है, एक उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तरीय एस्ट्रल बीस्ट है। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, सभी लोग दंग रह गए। हालांकि ये दूसरे पक्ष की उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तरीय ताकत के कारण नहीं था। कोई भी मूर्ख नहीं था। चू फैंग हमेशा से ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी लाभ के सुबह जल्दी नहीं उठता था। इस बार लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। यह एक उच्च श्रेणी का एस्ट्रल बीस्ट था। क्या यह कोई अन्य संरक्षक सूक्ष्म जानवर हो सकता है? हालांकि चू फैंग को कैसे पता चला? चू फैंग कितना चिंतित था, ये देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कानून की अन्य गुप्त कुंजियां हों? सिर्फ एक वाक्य, उनके मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ पड़े। हालांकि अजीब बात यह थी कि हालांकि सभी लोग हैरान थे, फिर भी उन्होंने चतुराई से चुप रहना ही उचित समझा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह अनुरोध किया था वह था चू फैंग। सभी के लिए चू फैंग की स्थिति बहुत खास थी। यह इतना विशेष था कि यदि उन्हें पता भी चल जाए कि उसके पास पृथ्वी के कानूनों की गुप्त कुंजी है, तो भी कोई भी उसे छीनने का इरादा नहीं रखेगा। यहां तक कि मानव आत्मा जाति का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जुन फैंग, जो गुप्त रूप से चू फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, वह भी अच्छी तरह से जानता था कि चू फैंग पूरी मानव आत्मा जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यदि चू फैंग न होते तो वे आज दानव आत्मा जाति के कई बुजुर्गों का सफाया कैसे कर सकते थे?
ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि जिस पुराने पूर्वज को उसने अभी अभी पहचाना था वो अब चू फैंग के आदेश के अधीन था। वो और क्या कह सकता था? यदि वो अवज्ञाकारी हो तो क्या ये काम करेगा? क्या उसने पुराने पूर्वज की बात नहीं सुनी? भले ही जुनफैंग सहमत हो जाए, लेकिन कबीले के वे जिद्दी बूढ़े सहमत नहीं होंगे। मानव आत्मा जाति में पूर्वज हुआंग और पूर्वज यू की स्थिति बहुत विशेष थी। इसलिए चू फैंग ने शुरू में सोचा था कि मानव आत्मा जाति शायद उसकी मदद नहीं करेगी। हालांकि चू फैंग को आश्चर्य हुआ जब मानव आत्मा जाति के 5 विशेषज्ञों ने कुछ और नहीं कहा और सीधे सहमति में सिर हिला दिया। चाहे ये गार्जियन एस्ट्रल बीस्ट के लिए था या नहीं, ये मानव आत्मा जाति से संबंधित नहीं था। चूंकि चू फैंग ने अनुरोध किया था, इसलिए वे उसका उपकार करेंगे। यह इतना आसान था। किसी भी स्थिति में मानव आत्मा जाति को गार्जियन मिशन से कोई उम्मीद नहीं थी। कारण सरल था, यह बहुत कठिन था। वे इतने सक्रिय क्यों थे, इसका कारण पूरी तरह से दानव आत्मा जाति को इसे पूरा करने से रोकना था। ये कहा जा सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास यह है या नहीं, लेकिन उनके शत्रु के पास यह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बिजली और पृथ्वी पहले से ही छीन ली गई थी और वे ऐसी थी जिन्हें छीना नहीं जा सकता था, इसलिए इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मानव आत्मा जाति सहमत हो गई। चू फैन को दूसरों की राय पूछने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने शू वंजुआन की ओर देखा और सीधे कहा, तुम मुझ पर यह उपकार करने के बाद जा सकते हो। शू वंजुआन ने अपने होंठ भींच लिए। वाह, बेशक, उसने अपने दिल में कोसा, लेकिन सतह पर शू वंजुआन एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चू फैन के पास की शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली थी। अपने स्वामी को खोजने से पहले उसे चू फैन की व्यवस्था को आज्ञाकारी ढंग से सुनना चाहिए। सभी लोग संगठित हो गए। चू फैंग वीर और महत्वाकांक्षी था। इतनी मजबूत टीम शुरुआती मैदान में जो चाहे करने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि उच्च स्तरीय अधिपतियों का भी शिकार किया जा सकता था। उसने अपने आप को शांत किया। जैसे ही चू फैंग सभी को बाहर लाने की योजना बना रहा था, अचानक एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपने हाथ में पृथ्वी के कानूनों की गुप्त कुंजी को देखा। उसी समय सुनहरी चाबी से एक जोरदार कंपन आया। क्या है? चू फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि वो पहले भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका था। ये तब था जब दानव पुत्र एरक्यू ने कानून की गुप्त कुंजी प्राप्त की थी। उसने एक गहरी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ने कानून की गुप्त कुंजी प्राप्त कर ली है? चू फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब दुनिया में कानून की केवल 3 गुप्त कुंजियां बची थीं, आकाश, तारा और नदी। कानून की इन 3 गुप्त कुंजियों को प्राप्त करने की कठिनाई को असामान्य कहा जा सकता है। ये कौन है? वास्तव में उसके पास इतनी भयानक ताकत है? कौन सा? कृपया इसे नदी न बनने दें, चू फैंग ने खुद से कहा। हालांकि तर्कशीलता ने चू फैंग को बताया कि 3 गुप्त कुंजियों में से नदी सबसे सरल हो सकती है। ये किसी के द्वारा प्राप्त किए जाने की सबसे अधिक संभावना भी थी। हालांकि उस स्थिति में गार्जियन मिशन पूरा करने की उसकी संभावना बहुत कम होगी। आखिरकार चू फैंग को कानून की 2 गुप्त कुंजियों, आकाश और तारे के बारे में कोई सुराग नहीं था। मुझे आशा नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। चू फैंग की आंखें चमक उठी। उसकी चेतना शीघ्रता से कानून की गुप्त कुंजी में समा गई। घुमावदार नदी अभी भी धीरे धीरे बह रही थी। ये नदी नहीं थी। चू फैंग का तनावग्रस्त दिल तुरंत शांत हो गया। हालांकि वो अतुलनीय रूप से सदमे में था। यह अन्य 2 थे। जैसी कि उम्मीद थी, तारों वाला आकाश जो स्टार का प्रतिनिधित्व करता था, वास्तव में पूरी तरह से बुझ चुका था। चू फैंग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। तथाकथित सबसे रहस्यमय तारा, क्या किसी ने ऐसे ही प्राप्त कर लिया? उस पुरुष ने ये कैसे किया? किस स्वर्ग विरोधी व्यक्ति ने ये किया? किसी कारण से मो तियानकियोंग की उपस्थिति बेवजह चू फैंग के दिमाग में आ गई। हाँ, जब से वो शुरुआती मैदान में दाखिल हुआ था, तब से उसने उसे कभी क्यों नहीं देखा था। वहां तो खबर का नामोनिशान भी नहीं था। मो तियानकियोंग के राक्षसी स्तर के साथ उसके लिए अज्ञात बने रहना असंभव था। हालांकि चाहे वो केंद्र था या परिधि, वह मो तियानकियोंग वहां नहीं था। इस समय कानूनों की स्टार सीक्रेट कुंजी के गायब होने से चू फैंग को तुरंत इस राक्षसी साथी की याद आ गई। यह एकमात्र प्रतिद्वंद्वी था जो चू फैंग को दबाव महसूस करा सकता था। यहां तक कि अभी भी चू फैंग को दूसरे पक्ष को हराने में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। इसके अलावा चू फैंग को याद आया कि
मो तियानकियोंग मो तियानजी की तरह गैलेक्सी कबीले से था, है ना? उसका मुख्य शरीर भी एक सितारा था। इस तरह इसे समझाया जा सकता है। उस व्यक्ति की संभवतः एक और भाग्यशाली मुलाकात हुई थी। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। चू फैंग आगे सोचने की जहमत नहीं उठा सका। वैसे भी स्टार उनके लक्ष्य में नहीं था। तो क्या हुआ अगर वो चला गया? अगर यह वाकई मो तियानकियोंग के हाथ में आ गया तो यह अच्छी बात होगी। कम से कम चू फैंग के लिए उसे अभी भी ठगी करने में एक हद तक भरोसा था। मो तियानकियोंग से इसके बदले में उस आदमी का साधना पथ समस्याग्रस्त लग रहा था। उसे चू फैंग की आत्मा निर्माण तकनीक की मदद की जरूरत थी। भविष्य में उससे निपटने के कई अवसर होंगे। सब कुछ सोचने के बाद चू फैंग पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया, टीम का नेतृत्व करे। हालांकि चुन की मानव आत्मा जाति पहले से ही सहायता प्रदान करने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने अपने कबीले के लोगों को मुख्य क्षेत्र की एक घाटी में छिपा दिया था, इस बात से चिंतित कि वे छोटे साथी खतरे में होंगे। एल्डर म्यू फैंग ने सभी को पहले परिधि में लाने का सुझाव दिया। चू फैंग को कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी रानी मेडुसा वहां थी और भाग नहीं सकती थी। अगर वो कुछ दिन और देर कर देता तो कोई बात नहीं, वो इस समयावधि का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने एक उच्च कोटि की औषधीय गोली की खोज की जिसे 7 स्टॉर्स कैलामिटी ब्रेकिंग पिल कहा जाता है। उस लापरवाह बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब तक वो इस औषधीय गोली का सेवन करता रहेगा तब तक वो जीवन भर रानी मेडुसा के पत्थर बनाने के कौशल से प्रतिरक्षित रहेगा। जैसा कि कहावत है, हर चीज का कोई न कोई दुश्मन होता ही है। बेशक एक सर्वोच्च श्रेणी की औषधीय गोली होने के नाते ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह कितनी कीमती थी। शायद वो केवल विभिन्न खजाने की दुकानों में ही अपनी किस्मत आजमा सकता था। जब तक वो कोई दवा ढूंढ लेता, उसे पानी में घोल देता और सभी को कुछ घूंट दे देता। हालांकि यह उनके शेष जीवन के लिए प्रभावी नहीं होता, फिर भी वे कम से कम कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकते थे। ये तब तक चलने के लिए पर्याप्त था जब तक सभी ने रानी मेडुसा को घेरकर मार नहीं दिया। ये चू फैंग की योजना थी। अब सब कुछ तैयार था, बस पूर्वी हवा बाकी थी। साधारण मानव आत्मा जाति के सदस्यों को मुख्य क्षेत्र से बाहर भेजने के बाद चू फैंग और अन्य लोगों ने मुख्य क्षेत्र में सफाई शुरू कर दी। 10 से अधिक दिव्य प्रभुओं की शक्तिशाली युद्ध शक्ति। वो सचमुच अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार रहा था। यहां तक कि स्टार्टिंग ग्राउंड के मुख्य क्षेत्र में भी वो जो चाहे कर सकता था। अनगिनत शक्तिशाली प्रभु स्तरीय सूक्ष्म जानवरों का वध किया गया। अंत में सैकड़ों हजारों किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी प्रभु स्तरीय सूक्ष्म जानवर मारे गए। उन्होंने कई खजाने की दुकानें भी देखी, यहां तक कि बहुमूल्य सर्वोच्च कोटि के खजानों की भी कोई कमी नहीं थी। हालांकि वहां कोई 7 सितारे आपदा तोड़ने की गोली नहीं थी। चू फैंग क्रोधित हो गया। भाइयों, अगर हम 7 स्टॉर्स कैलामिटी ब्रेकिंग पिल का सामना नहीं करते हैं तो हम मारते रहेंगे। हम स्टार्टिंग ग्राउंड में सभी को मारने में संकोच नहीं करेंगे। ये शब्द उसके आसपास के लोगों से कहे गए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन किसी कारण से चू फैंग की नजरें आसमान पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में किसी को धमका रहा हो। चू फैंग बहुत देर तक आसमान को देखता रहा, क्योंकि उसे अचानक याद आ गया। इससे पहले ऐसा प्रतीत होता था कि उस लापरवाह बूढ़े व्यक्ति ने गुप्त रूप से इसमें हेराफेरी की थी। यदि यह उच्च स्तरीय एनपीसी पुनः मदद करने को तैयार हो जाए तो क्या चीजें सरल नहीं हो जाएंगी? हालांकि चू फैंग की आंखें घूरने से दुख रही थीं। आकाश अपरिवर्तित रहा। चू फैंग ने अपने होठों को दबाया और असहाय होकर अपनी नजरें हटा लीं। ठीक उसी क्षण अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी आंख जो दुनिया को देख सकती थी, उसने ये सब देख लिया हो। किसी अनजान जगह पर एक पुरानी फूस की झोपड़ी में वो बूढ़ा आदमी आराम कुर्सी पर आलसी ढंग से लेटा हुआ था और अपने हाथ में फटा हुआ पंखा लेकर लापरवाही से अपने आप को हवा कर रहा था। वो तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन लगता है आपने गलत तरीका अपनाया है। भले ही आप शुरुआती मैदान में सभी एस्ट्रल जानवरों को मार दें, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? वे सभी चीजें कानूनों की अभिव्यक्तियां हैं। मृत्यु भी पुनर्जन्म है, क्या अंतर है? वो बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। केवल तभी जब आप एक संरक्षक बन सकते हैं, आप इन चीजों को दूर करने के लिए योग्य होंगे। शायद यह मेरे दिल को दुखा सकता है। बात बस इतनी है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं, है ना? पिछली बार जब मैंने आपकी मदद की थी तो मुझे पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं।
बाह, अपना समय ले। वह आराम कुर्सी पर झूलने लगा। लापरवाह बूढ़ा आदमी चू फैंग की धमकी से परेशान नहीं हो सका। कारण सरल था, ऐसा नहीं है कि उसे इसकी परवाह थी। पिछली बार चू फैंग अकेला था। लापरवाह बूढ़ा आदमी उसे एक एहसान करना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से उसकी मदद की। वो बहुत आभारी नहीं होगा। बूढ़े आदमी को ये सब पता था। जमीन पर यह देखकर कि उसके आसपास से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, चू फैंग केवल असहाय होकर अपने होठों को बंद कर सकता था। चलो चलें और खोज जारी रखें। समूह ने प्रारंभिक मैदान के संपूर्ण केंद्र का भ्रमण किया। उनके सामने आए प्रभु श्रेणी के कोई भी सूक्ष्म जानवर उनके चंगुल से बच नहीं सके। वे रास्ते में ही मारे गए। यहां तक कि एक मध्यम स्तर का राजा भी डाकुओं के ऐसे समूह से बचकर भागने के बारे में भूल सकता है। धीरे धीरे चू फैंग को एक पैटर्न का पता चला। लॉर्ड ग्रेट एस्ट्रल बीस्ट का ग्रेड जितना अधिक होगा, उसके निवास स्थान के आसपास खजाने के भंडार का प्रकट होना उतना ही आसान होगा। कम से कम संभावना तो बहुत अधिक थी। इसलिए चू फैंग और अन्य लोगों ने मध्य स्तर के भगवान एस्ट्रल बीस्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्षण के लिए खजाने की दुकानों के सामने आने की उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। अभी चू फैंग के पास एस्ट्रल बीस्ट सोल की कमी नहीं थी। उसने खजाने की दुकान में सभी सर्वोच्च श्रेणी के खजाने खरीदे, भले ही वे उपयोगी हो या नहीं। 3 दिनों तक उसने स्टार्टिंग ग्राउंड के लगभग आधे मुख्य क्षेत्र को साफ कर दिया। 10 से ज्यादा खजाने की दुकानों के बाद उसे आखिरकार 7 स्टॉर्स कैलामिटी ब्रेकिंग पिल का सामना करना पड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे नीचे उतार लिया। चू फैंग ने अंततः राहत की सांस ली। अब सब कुछ तैयार था। अब अंतिम एस्ट्रल जानवर का शिकार करने का समय आ गया था। चू फैंग ने अपना हाथ हिलाया। सभी लोग आकाश में उड़ गए। लक्ष्य, आकाश से जुड़ने वाली नदी। पूरे प्रारंभिक मैदान को पार करती हुई एक घुमावदार नदी की तरह, ये जमीन पर जमे हुए एक लंबे ड्रैगन की तरह थी। इसने अनगिनत शक्तिशाली सूक्ष्म जानवरों का भी पोषण किया। जब चू फैंग अभी भी परिधि में था, तो उसने एक बार इसे दूर से देखा था। हालांकि उस समय वो अभी भी बहुत कमजोर था। नदी की गहराई में भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उसने समझदारी से दूर रहने का फैसला किया। और इस बार सभी का लक्ष्य नदी की स्वामिनी रानी मेडुसा थी। वो स्काई कनेक्टिंग नदी के उद्गम स्थल पर रहती थी। चूंकि वे सभी मुख्य क्षेत्र में थे, चू फैंग और अन्य लोग कुछ ही देर बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गए। एक क्षण में उसने महसूस किया कि असंख्य जलवाष्प उसके चेहरे पर उमड़ रही है। चारों ओर धुंध थी, केवल इसलिए कि सभी की दृष्टि बहुत अच्छी थी। वे अपना रास्ता नहीं भूले। जहां तक नजर जाती थी, कुछ ही दूरी पर अचानक एक विशाल झरना नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की नदी बहकर बह रही हो। अनगिनत उफनती लहरें 3000 फीट नीचे उड़ी और जमीन से टकराईं, जिससे जमीन हिलने लगी। चू फैंग और अन्य लोग इसे निगलने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित स्रोत ऐसा होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि इस झरने का दूसरा किनारा कहां से जुड़ा हुआ है। वो स्थान जहां वो लापरवाह बूढ़ा आदमी था। चू फैंग ने विचार करते हुए भीड़ को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया। उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रानी मेडुसा इसी झरने में रहती थी। वो वास्तव में उच्च स्तरीय एस्ट्रल जानवर था। चू फैंग लापरवाह नहीं हो सकता था। भले ही उन्होंने इन दिनों शुरुआती मैदान के आधे हिस्से को साफ कर दिया था, चू फैंग और अन्य अभी भी अपनी सीमाओं को जानते थे और उन महान उच्च स्तरीय प्रभुओं को उकसाया नहीं। मध्य स्तर के स्वामी के विपरीत, यद्यपि केवल एक रैंक का अंतर था, ताकत में अंतर कई गुना या दर्जनों गुना तक हो सकता था। बस दानव सम्राट के अवतरण के प्रक्षेपण के बारे में सोचो। बाद में चू फैंग ने एक पल के लिए विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि दानव सम्राट का प्रक्षेपण संभवतः एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान की शक्ति के बारे में था, है ना? वो लगभग प्रक्षेपण से बच नहीं सका। 2 मध्य श्रेणी के प्रभु स्तर के बीमन विशालकाय जानवर उसके मुकाबले में नहीं थे। बेशक, शायद इसलिए कि दानव सम्राट का क्षेत्र बहुत ऊंचा था, यहां तक कि एक साधारण उच्च स्तरीय दिव्य भगवान की शक्ति भी उसके हाथों में एक अद्वितीय तरीके से प्रकट हो सकती थी। हालांकि कोई बात नहीं, इसने चू फैंग को यह समझा दिया कि एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान कितना भयानक था। उसने अपने पीछे खड़े लोगों को धीरे से इशारा करके सावधान रहने को कहा। लेकिन जब सभी लोग झरने के किनारे पहुंचे तो रानी मेडुसा का कोई पता नहीं था। चू फैंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि रानी मेडुसा शिकार करने गई थी? अन्यथा, जब वे इतने करीब थे, तो चाहे उन्होंने दूसरे पक्ष को खोज लिया हो या दूसरे पक्ष ने उन्हें खोज लिया हो, प्रतिक्रिया तो होनी ही चाहिए।
एक दिव्य भगवान मार्शल कलाकार की इंद्रियां बहुत तेज थीं। वास्तव में एक दूसरे से पूरी तरह से छुपाना बहुत कठिन था। तार्किक रूप से कहें तो जिस क्षण वे उतरे, रानी मेडुसा को इसका आभास हो जाना चाहिए था। लेकिन इस समय झरना अभी भी हमेशा की तरह था, किसी को भी ऊर्जा में उतार चढ़ाव का एहसास तक नहीं हो सका। यहां तक कि आसपास के वातावरण में व्यापक रूप से विद्यमान होने वाले सूक्ष्म शक्ति के उतार चढ़ाव भी दब गए प्रतीत होते थे। ये सोचते ही चू फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उन्होंने तुरंत एक ध्वनि संदेश भेजा। ध्यान से, रानी मेडुसा शायद चुपके से हमला करने के लिए किसी अवसर की तलाश में होगी। इस स्काई कनेक्टिंग वाटरफॉल की मदद से वो खुद को पूरी तरह से छिपा सकती है। इससे पहले कि चू फैंग बोलना समाप्त कर पाता, झरने के ऊपर प्रकाश की दो दूधिया सफेद किरणें अचानक बिजली की गति से सभी की ओर बढ़ी। रानी मेडुसा का जन्मजात कौशल पेट्रिफिकेशन, यदि कोई जीव इस प्रकाश किरण से आच्छादित हो जाए तो वह पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा, यहां तक कि उनकी आत्मा भी कैद हो जाएगी। दूधिया सफेद रोशनी बहुत तेज थी। हालांकि चू फैंग ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, फिर भी अधिकांश लोग समय पर बच नहीं सके। ये प्रकाश तरंग की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। प्रकाश की किरण से घिरे सभी लोगों की गति अचानक धीमी हो गई। उनके चारों ओर पत्थर के टुकड़ों की एक हल्की परत भी दिखाई देने लगी। चू फैंग ने हौंफते हुए कहा, धिक्कार है, इस चीज की बुद्धि बहुत ज्यादा है। इसे हमारे आने का बहुत पहले ही आभास हो गया होगा और यह जानबूझकर हम पर घात लगाने के लिए छिप गया होगा। और यह पूरी तरह से सभी से छिपा हुआ है। चू फैंग को डर का एहसास हुआ। सौभाग्य से सभी ने पहले ही 7 स्टॉर्स कैलामिटी ब्रेकिंग पिल का पिघला हुआ औषधीय पानी पी लिया था। अन्यथा सिर्फ रानी मेडुसा के चुपके से किए गए हमले से ही उनमें से कम आधे लोग गिर जाते। अपने सामने का दृश्य देखकर चू फैंग को वास्तव में समझ में आ गया कि जन्मजात कौशल पेट्रिफिकेशन कितना भयानक था। हालांकि उन्होंने पहले ही काउंटर पिल खा ली थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि सभी को डिसेलरेशन हेलो पर रखा गया था। जिन लोगों को अभी अभी प्रकाश किरण ने छुआ था, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अब लाश की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे इतने धीमे थे कि वे ईश्वरीय विशेषज्ञ जैसे नहीं लग रहे थे। यदि वे अचानक जीवन मृत्यु के संघर्ष में फंस जाएं, तो क्या उन्हें अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? चू फैंग कुछ भी निगलने से खुद को रोक नहीं सका, जैसा कि नियमों द्वारा चुने गए उच्च स्तरीय अधिपति से अपेक्षित है। सौभाग्य से इस समय सभी लोग एकत्र हो गए थे। जो लोग पत्थरीकरण कौशल से प्रभावित नहीं हुए थे, वे तुरंत रानी मेडुसा को अचानक हमला करने का अवसर लेने से रोकने के लिए सभी के सामने खड़े हो गए। अंधेरे में रानी मेडुसा को खतरा महसूस हो सकता था और उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय वो अभी भी स्काई कनेक्टिंग वाटरफॉल में छिपी हुई थी। वो चू फैंग और अन्य लोगों को लालच भरी नजरों से देखने लगी। कुछ सांस लेने के बाद सभी पर से पत्थर बनने का प्रभाव धीरे धीरे गायब हो गया। सभी लोग भयभीत थे। यदि चू फैंग को कहीं से जानकारी नहीं मिली होती और वहां कोई 7 स्टॉर्स कैलेमिटी ब्रेकिंग पिल नहीं होती, तो उनमें से आधे लोग मर गए होते। चू फैंग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी गंभीर आंखें सामने बहते झरने को स्थिर होकर देख रही थीं। हालांकि चू फैंग ने कितनी भी जांच की, वो रानी मेडुसा को खोजने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष पूरी तरह पानी में समा गया है। ये कैसे संभव था? चू फैंग की आंखें और भी गंभीर हो गईं। उसने अपने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भारीपन था। स्पष्टतः कोई भी रानी मेडुसा का स्थान नहीं जान सका। ये भयानक था। 10 से ज्यादा दिव्य भगवान विशेषज्ञ उससे 1000 मीटर से भी कम दूरी पर थे। ये लगभग वैसा ही था जैसे उनके चेहरे उसके चेहरे से सटे हुए हों, लेकिन उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी हुआ पत्थर बनने का हमला एक भ्रम था। सब लोग इतने शांत थे कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सभी को एहसास हो गया था कि जो होने वाला था वह एक भयंकर युद्ध हो सकता था। दुश्मन के छिपने के तरीके बहुत डरावने थे। जैसे ही हर कोई अपने आसपास के माहौल को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक मुझे बचाओ। भीड़ के पीछे खड़े जुन फैंग को यह देखने का भी समय नहीं मिला कि हमलावर कौन है। हालांकि वो हड्डी भेदी ठंड उसके सिर के पिछले हिस्से तक पहुंच गई थी। बिना कुछ सोचे समझे जुन फैंग आगे बढ़ गया। वो अत्यंत दयनीय स्थिति में था, लेकिन जुन फैंग के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर अभी उस पर हमला हुआ तो उसका सिर फट जाएगा। इस समय जुन फैंग के आसपास के विशेषज्ञों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
एल्डर म्यू फैंग और कसुन परिवार के विशेषज्ञ, दो शीर्ष मध्य अवस्था के दिव्य प्रभुओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अचानक मुक्का मारा, इससे आने वाला हिमखंड टूट गया। धमाका, संपूर्ण विश्व में एक हिंसक दहाड़ गूंज उठी। म्यू फैंग और दूसरा व्यक्ति पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके, उनकी आंखें सदमे से भर गईं। यहां तक कि दो शिखर मध्य अवस्था दिव्य प्रभुओं की संयुक्त शक्तियों के साथ भी उन्हें पीछे धकेला गया। रानी मेडुसा के इस हमले को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस समय सभी ने पूरी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने जल्दी से एक घेरा बना लिया। चू फैंग जैसे कमजोर लोग घेरे के अंदर थे। बीमन विशालकाय जानवर, मू फैंग और अन्य शक्तिशाली मध्यचरण शिखर स्तर के दिव्य भगवान बाहर थे। इससे कम से कम ये सुनिश्चित हो गया कि रानी मेडुसा उन्हें एक ही वार में नहीं मार सकेगी। सभी को समय पर सहायता भी मिल सकेगी। जब सभी लोग जल सुरक्षा की रक्षा कर रहे थे, तो उनके सामने झरने पर अचानक जल वाष्प प्रकट हुई और लहरें उठने लगीं। धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति विकसित हुई जो आधी मानव और आधी सांप थी। यह आकाश को जोड़ने वाले झरने के सामने चुपचाप तैर रहा था। इसका ऊपरी शरीर मानव रूप में था, लेकिन निचला शरीर अजगर की पूंछ जैसा था जो धीरे धीरे तैर रहा था। उसका सिर खूंखार हरे विषैले सांपों से ढका हुआ था। वो बिन बुलाए मेहमानों के समूह को स्थिर भाव से देख रहा था। हालांकि वो कुछ भी नहीं कह सकता था, चाहे वो जहरीले सांपों की निगाहें हो या रानी मेडुसा की आंखों की गहराई में हत्या का इरादा, सब कुछ दिखाता था कि उसने चू फैंग और अन्य लोगों का स्वागत नहीं किया था। ये देखकर चू फैंग की सांस रुक गई। क्या ये पौराणिक रानी मेडुसा थी? कितना शक्तिशाली दबाव! उच्चस्तरीय भगवान वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में दबाव देखा। वहां कोई बकवास नहीं थी। जिस क्षण रानी मेडुसा प्रकट हुई, उसने फिर से पेट्रिफिकेशन दिव्य कौशल का उपयोग किया। हालांकि यह समझ में नहीं आया कि इसके सामने के लोगों का समूह इसकी पेट्रिफिकेशन शक्ति से काफी हद तक प्रतिरक्षित क्यों था। अभी अभी हुए प्रभाव ने रानी मेडुसा को यह समझा दिया कि भले ही यह सीधे सभी को पत्थर न बना सके, फिर भी यह उनकी प्रतिक्रिया की गति को कम कर सकता है। इस तरह तो उसके सामने की अभेद्य रक्षा पूरी तरह विफल हो जाएगी। उसे बस उन्हें एक एक करके हराने की जरूरत थी। देर सवेर वो इन सभी बिन बुलाए मेहमानों से छुटकारा पाने में सक्षम हो जाएगा। रानी मेडुसा के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो उन्हें मार सकती है या नहीं। जो कोई भी पवित्र नदी के स्रोत के पास जाने की हिम्मत करता था, उसे मार दिया जाना चाहिए था। यहां तक कि अन्य उच्चस्तरीय स्वामी भी ऐसे ही थे। ये कभी पीछे नहीं हटा। रानी मेडुसा की निर्दयी मृत्यु किरणों का सामना करते हुए चू फैंग और अन्य लोगों के भाव बदल गए। क्या उन्हें छिप जाना चाहिए? हालांकि अगर वे चकमा देते तो हर कोई निश्चित रूप से अलग हो जाता। इससे रानी मेडुसा को एक मौका मिल जाता। उन कुछ मध्य अवस्था के दिव्य प्रभुओं के अलावा किसी अन्य को भी निशाना बनाया गया तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। चू फैंग ने सभी को शिकार करने के लिए आमंत्रित किया था, शिकार किए जाने के लिए नहीं। भले ही कोई भी मर जाए, चू फैंग के लिए इस बार उसका मिशन असफल होगा। इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, चू फैंग चिल्लाया, संरचना बदलो। प्राथमिक चरण के दिव्य भगवान पत्थर बनने वाली रोशनी का सामना करने की पहल करेंगे। मध्यवर्ती चरण के दिव्य भगवान पार्श्व की रक्षा करेंगे। रानी मेडुसा के अचानक हमले से सावधान रहें। सबसे कम समय में चू फैंग ने सही चुनाव किया। प्रारंभिक चरण के दिव्य प्रभुओं, जिनमें स्वयं भी शामिल है, को बलिदान देकर पत्थरीकरण प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दे। आखिरकार कोई भी नहीं मरेगा, वे केवल धीमे हो जाएंगे। मध्य अवस्था में दिव्य प्रभुओं का एक समूह उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए उसका जीवन खतरे में नहीं था। ये कहना होगा कि यह इस समय की सबसे उत्तम योजना है। हालांकि शायद ये कमजोर लोगों के लिए कठिन होगा। चू फैंग, शू वानहुआन, बुजुर्ग ची जियाओ, जून फैंग, जी परिवार के बुजुर्ग। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर पत्थर बन गए हों, पत्थर के टुकड़ों की परतें गिर गईं। इतना ही नहीं, चू फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गति 0.5 गुना बढ़ा दी गई हो। चाहे वो कुछ भी करे, वो एक बीट धीमा ही रहता। ये काफी असुविधाजनक था। इस हालत में लड़ाई की तो बात ही छोड़िए, उसकी जान बचा पाना भी बुरा नहीं था। सौभाग्य से एल्डर म्यू फैंग और अन्य विशेषज्ञ, साथ ही बीमन जायंट बीस्ट जैसे शक्तिशाली एस्ट्रल जानवर सभी की कड़ी निगरानी कर रहे थे। इसने रानी मेडुसा को उनका फायदा उठाने से रोक दिया। अपने सामने ये दृश्य देखकर रानी मेडुसा असहाय महसूस करने लगी। पत्थरीकरण दिव्य कौशल, जो हमेशा सफल रहा था,
का आज प्राणियों के इस समूह पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। जब शक्तिशाली प्राणियों का ये समूह एक साथ इकट्ठा हुआ तो वे शाही की तरह हो गए और उन्हें खाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लगातार पत्थरीकरण कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। अभी अभी किए गए 2 पूर्ण शक्ति हमलों ने उस विशेष ऊर्जा को पहले ही समाप्त कर दिया था। यदि वो फिर से कौशल का उपयोग करना चाहता था तो उसे कुछ समय जमा करना होगा, अन्यथा क्या यह अजेय नहीं होगा। यहां तक कि नीला दिव्य ड्रैगन भी भयभीत होने का सामना नहीं कर सका। इस समय चू फैंग को मेडुसा की शर्मिंदगी का एहसास हो गया था। उसने अपनी भौं उठाए। जब उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा तो वह अचानक चिल्लाया, सबको मार डालो। ऐसा लगता है कि यह पेट्रिफिकेशन का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में चू फैंग को उन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। हर कोई या तो प्रतिभाशाली था या फिर विशेषज्ञ, उन्हें युद्ध की बहुत अच्छी समझ थी। जब उसके साथी सामान्य स्थिति में आ गए तो 10 से अधिक दिव्य भगवान योद्धा आगे बढ़े और अपनी पूरी लड़ाकू शक्ति का प्रयोग किया। एक क्षण में दुनिया पागलों की तरह कांपने लगी। रानी मेडुसा को भी खतरे का एहसास हुआ। उसके सांप जैसे बाल लगातार अपनी जीभ हिला रहे थे, मानो वो चू फैंग और अन्य लोगों को डराना चाहता हो। लेकिन इतनी छोटी सी चाल सबके दिलों को कैसे हिला सकती है? चू फैंग उत्साह से चिल्लाया, तुम्हें इसे बाद में जिंदा पकड़ना होगा। मैं इस चीज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहता हूं। पत्थर बनाने की कला के बिना रानी मेडुसा बिना पंजे और दांतों वाली बाघिन की तरह थी। हालांकि वो अभी भी शक्तिशाली थी, लेकिन वो अब अजेय नहीं थी। चू फैंग और अन्य लोग आगे बढ़े। वे सभी पूरी ताकत से आगे बढ़े, जिससे दुनिया कांप उठी। यहां तक कि रानी मेडुसा जैसी उच्च कोटि की एस्ट्रल जानवर भी घेराबंदी से घबरा गई थी। यदि वह सावधान न रही तो दूसरे पक्ष के हमले से वह भी घायल हो जाएगी। दोनों पक्ष विशेषज्ञ थे और हर हमला अत्यंत भारी था। कुछ ही समय बाद रानी मेडुसा के शरीर पर हड्डियों तक गहरे घाव दिखाई देने लगे और खून बहने लगा। हर बार जब रानी मेडुसा अपनी पूरी ताकत से लड़ने की योजना बनाती थी तो ये लोग फुर्तीले वानरों की तरह तुरंत चकमा दे देते थे, या फिर वे शाही की तरह एक साथ इकट्ठे हो जाते, जिससे वो हमला करने में असमर्थ हो जाती। इस युद्ध से रानी मेडुसा को बहुत दुख हुआ। उसकी शक्ति और स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो संभवतः उसे बिन बुलाए मेहमानों के इस समूह द्वारा यातना देकर मार दिया जाएगा। चू फैंग ने ये सब बहुत ही उत्सुकता से महसूस किया। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। इसे सांस लेने का मौका मत दो। जब यह नीचे हो तो इसकी जान ले लो। जैसे ही उसने कहा, चू फैंग उस दानव संहारक के साथ आगे बढ़ा जो ठीक हो चुका था। उसके आसपास के सभी लोग उसके पीछे चले गए। उन सभी ने अपना सबसे शक्तिशाली कौशल दिखाया। भयावह शक्ति ने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। रानी मेडुसा की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो इन लोगों के समूह से टकराए तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, भले ही वो मर न जाए। बिना कुछ सोचे समझे रानी मेडुसा ने अचानक एक तीखी चीख निकाली। उसने अपने शरीर को पागलों की तरह घुमाया। उसके बालों की नोक पर वास्तव में एक ठंडा जहरीला सांप फेंका गया था। तुरंत ही वो एक राक्षसी अजगर में बदल गया और सबके बीच खड़ा हो गया। इस अजगर में वास्तव में एक मध्यम श्रेणी के राजा की शक्ति थी। बेशक चू फैंग और अन्य लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर वो रानी मेडुसा का पीछा करना जारी रखना चाहता था तो उसे पहले इस अजगर को खत्म करना था। पिछले कुछ दिनों में उसने कम से कम 8 मध्यम स्तर के सरदारों की हत्या कर दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। धमाका! एक भयंकर विस्फोट के बाद वो अजगर, जो अभी अभी प्रकट हुआ था और अभी तक दिखाई नहीं दिया था, टुकड़े टुकड़े हो गया। चू फैंग और अन्य लोग रुके नहीं। वे रानी मेडुसा की ओर बढ़ते रहे। वर्तमान रानी मेडुसा पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर थी। उसे पूरी तरह से मारने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। विजय निकट थी, लेकिन अजगर की देरी के कारण रानी मेडुसा पहले ही झरने के किनारे भाग गई थी। शुरू में चू फैंग ने इसे दिल पर नहीं लिया। ये दूरी एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ के लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जिस क्षण विशालकाय रानी मेडुसा ने पानी को छुआ, वो बर्फ की तरह पिघल गई। वो पूरी तरह पिघल गई। वो पानी के साथ एक हो गई। चू फैंग और अन्य लोग झरने के पास पहुंचे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। अरे, ये कैसे हो सकता है? चू फैंग कोसने से खुद को रोक नहीं सका। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल था। क्या सभी उच्चस्तरीय राजा ऐसे ही थे या केवल रानी मेडुसा ही ऐसी थी?
वो ये लड़ाई कैसे जीत सकता था? उसके लिए तब तक टालमटोल करना आसान नहीं था जब तक कि दूसरे पक्ष की पत्थर बनने की ऊर्जा अपर्याप्त न हो जाए। जीत नजर आ रही थी, लेकिन उसके पास वास्तव में ऐसी चाल थी। यदि उस पर कोई घातक हमला हुआ तो वो सीधे स्काई कनेक्टिंग वाटरफॉल में समा जाएगी। उसे कौन मार सकता है जब तक कि वह पूरे स्काई कनेक्टिंग वाटरफॉल को एक पल में वाष्पित नहीं कर सकता? यह तो कतई असंभव था। शायद उसके पास पूरे स्टार्टिंग ग्राउंड का विरोध करने की शक्ति हो, अन्यथा यह एक कल्पना होगी। लानत है, क्या करें? हर कोई चू फैंग को देखने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वे और देर करते तो शायद इस व्यक्ति की जन्मजात ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाती। रानी मेडुसा, जिसके पास पत्थर बनाने का कौशल था, से निपटना कठिन था। यदि वह सावधान नहीं रहा तो उसकी टीम को नुकसान उठाना पड़ेगा। चू फैंग की आंखें गंभीर हो गईं। उसके मन में अनगिनत विचार कौंधने लगे। रानी मेडुसा को फंसाने के लिए यू के 10,000 स्रोत संरचना का उपयोग करना, या फिर उसे पानी के स्रोत से दूर ले जाएं। लेकिन समस्या ये थी, रानी मेडुसा मूर्ख नहीं थी। हालांकि उसके पास बुद्धि नहीं थी, पर अभी तो वह लगभग अपनी जान गंवा चुकी थी। शायद वह कुछ समय तक बाहर नहीं आएगी, है ना? जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो। एक रास्ता था, लेकिन अगर वह उसमें नहीं फंसती, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही चू फैंग और अन्य लोग झरने के किनारे पर खड़े होकर सोच रहे थे, झरने के ऊपर एक ठंडी आंख धीरे धीरे संघनित हो गई और सभी को घूर रही थी। रानी मेडुसा क्रोधित हो गई। वह अत्यंत प्रादेशिक थी। पहले अगर कोई उच्च स्तरीय अधिपति भी घुसने की हिम्मत करता था, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देती थी। इस समय चू फैंग और अन्य लोग यहां रह रहे थे। रानी मेडुसा इसे कैसे सहन कर सकती थी? अस्थायी रूप से पीछे हटने का मतलब यह नहीं था कि वह डर गई थी। उसे बस अपनी प्रतिभा की ऊर्जा को थोड़ा ठीक होने का इंतजार करना था। यदि वह अवसर का लाभ उठाकर अचानक हमला करती, तो सफल होने की संभावना अधिक होती, बशर्ते वह केवल एक ही व्यक्ति को निशाना बनाती। उन्हें मारने के बाद वह वापस पानी में भाग जाती थी। ये लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वह इन सभी घुसपैठियों को मार डालने में सक्षम हो जाएगी। उसके पास एक योजना थी। रानी मेडुसा अब चिंतित नहीं थी। वह धीरे धीरे ऊर्जा पुनः प्राप्त होने का इंतजार करने लगी। झरने के पास चू फैंग और अन्य लोग अभी भी इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहे थे। यू ने चुपचाप ये भी सुझाव दिया कि सभी लोग बाहर निकलने का नाटक करें और रानी मेडुसा के स्वयं बाहर आने का इंतजार करें ताकि उसे कोई न पकड़ सके। हालांकि जैसे ही उन्होंने यह विचार उठाया, चू फैंग ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये निराशाजनक था। सबसे पहले, रानी मेडुसा बहुत तेज थी। वहां मौजूद कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। जब तक वे वापस लौटे, वह बहुत पहले ही पानी में भाग चुकी थी। दूसरी बात, अगर दुश्मन पहले ही अपना इलाका छोड़ चुका था, तो रानी मेडुसा बाहर क्यों आएगी? क्या शांति से खेती करना बेहतर नहीं होगा? शायद वह शिकार करने के लिए बाहर निकले, लेकिन कौन जानता था कि उन्हें कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। लंबी उम्र वाले इन उच्च श्रेणी के एस्ट्रल जानवरों के लिए 10 या 20 साल शायद बस एक पल थे, है ना? जैसे ही चू फैंग और अन्य लोगों की राय अलग अलग हो रही थी, अचानक सभी के भाव बदल गए। चू फैंग तुरंत चिल्ला उठा, एक और पत्थर बनाने का कौशल। यह अभी भी मूल योजना है। कमजोर लोग इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन इस बार रानी मेडुसा ने अपनी रणनीति बदल दी। वह पहले की तरह हर किसी पर हमला नहीं कर रही थी। इसके बजाय उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। इतना ही नहीं, बल्कि पूरी ताकत से नियंत्रित की गई पत्थर जैसी रोशनी घूम गई थी। वह असल में चू फैंग को बाईपास करना चाहती थी, जो सामने खड़ा था, और एल्डरम्यू फैंग की ओर गोली चलाना चाहती थी। उसी समय रानी मेडुसा की आकृति तुरंत प्रकट हुई। वह पत्थर बनने वाली रोशनी के पीछे पीछे चली गई और एल्डरम्यू फैंग को मारने का मौका लेने की मंशा से। इस अनुभवी मध्य अवस्था के शिखर दिव्य भगवान ने इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। यदि ये दूसरे पक्ष को हल कर सकता है, तो आगामी लड़ाई में दबाव निस्संदेह बहुत कम हो जाएगा। किसी को भी इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। रानी मेडुसा के पास वास्तव में पेट्रिफिकेशन लाइट को सटीक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता थी। बेशक इस अवस्था में रानी मेडुसा एक ही समय में कई का उपयोग करने में असमर्थ थी। फिर भी इसने सभी को अचंभित कर दिया। एल्डर म्यू फैंग खतरे में थे। अभी चू फैंग के आदेश के जवाब में और सामने के कमजोर लोगों की रक्षा के लिए एल्डर म्यू फैंग भी सामने खड़े थे। एक क्षण में वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। एक उच्चस्तरीय मध्य अवस्था वाले दिव्य भगवान, जिनकी गति बहुत धीमी हो गई थी,
तथा एक उच्च स्तरीय भगवान के बीच लड़ाई का परिणाम स्पष्ट था। सबके दिलों की धड़कनें रुक गईं। इस महत्वपूर्ण क्षण में चू फैंग ने कहीं से एक सुनहरा दर्पण निकाला। उसके पीछे आकाश के गहरे लाल धधकते पंख तुरंत चरम पर सक्रिय हो गए। एक क्षण में उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और पत्थरीकरण प्रकाश के सामने खड़ा हो गया। इस समय रानी मेडुसा के पास भी कुछ करने का समय नहीं था। चू फैंग की आंखों में आश्चर्य नहीं बल्कि खुशी थी। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। हाँ हाँ, तुमने खुद को मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया।